हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGPS क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? एज यूजुअल जो हर रोज पूछते हैं वो पूछ लिए। ठीक है, तो बाबू कल हम लोग क्या देखे थे? देखिए अभी तक हम लोग सेल डिवीजन में क्या देख चुके हैं। तो अभी तक हम लोग बाबू देख चुके हैं मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस का हम लोग कल बाबू देखिए कल का क्लास आप लोग जब सुने तो आप लोगों को कुछ दिक्कत भी लगा क्या? मतलब ऐसा कुछ लगा बहुत परेशानी, मतलब बहुत परेशानी वाला चीज़ है, कुछ नहीं समझ में, ऐसा कुछ लगा क्या आप लोग को? देखिए एक्चुअली में है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। देखिए हम लोग कल क्या देखे थे, ठीक है? देखिए हम लोग पहले बात करते हैं कल क्या देखे थे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोग देखे थे सिंपल समझिए। देखिए हम लोग क्या देखे, तो मिटोसिस को देख चुके हैं। मिटोसिस का हम लोग इंटरफेस को समझे, G1 को समझे, S को समझे, G2 को समझे है ना? उसके बाद हम लोग फिर G2 के बाद M फेज में है। तो M फेज में हमको सामना हुआ पहले किससे? मिटोसिस से। तो हम लोग मिटोसिस को समझे, वहाँ पे हम लोग प्रोफेज को समझे, मेटाफेज को समझे, एनाफेज को समझे, टीलोफेज को समझे ना? उसके बाद हम लोग फिर क्या किया, दूसरा ये तो हो गया डिप्लॉयड सेल डिवीजन, यानी कि जो नॉर्मल सोमेटिक सेल होता है उसका डिवीजन है ये मिटोसिस। ठीक है, फिर हम लोग आए बाबू मियोसिस में। वहाँ पे हम लोग क्या देखें कि देखिए एक बात याद रखिएगा कि मियोसिस में भी क्या होता है कि इंटरफेस, मियोसिस में भी क्या होता है? इंटरफेस होता है। यहाँ भी क्या होता है? G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंटरफेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिटोसिस में होता है, नहीं। देखिए सेल डिवीजन है, मियोसिस भी क्या है? सेल डिवीजन है। तो मियोसिस में भी G1 फेज होगा, मियोसिस में भी S फेज होगा, मियोसिस में भी S2 फेज होगा। मतलब सब मिला के बात यही है कि मियोसिस में भी क्या होता है कि इंटरफेज होता है, मियोसिस में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें भी क्या होता है आपका M फेज में आते हैं। तो हम लोग जब M फेज में आते हैं तो हम लोग क्या दिखता है? तो हम लोग को दिखता है मियोसिस। तो देखिए हम लोग कल मियोसिस को क्या समझे, देखिए तो आप लोग अगर कुछ कंफ्यूजन होगा ना, तो जो हम सारा बात बोले थे उसको मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा ढंग से, ऐसे हम जहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया होगा, ठीक है ना, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल समझिए। हम लोग कल क्या क्या देखे थे? हम लोग क्या देखे थे कि मियोसिस, अब देखिए हम लोग क्या क्या देखे थे। हम लोग पहले देखे थे कि मियोसिस जो होता है वो कहाँ होता है? तो हमेशा क्या होगा? गैमेट सेल में होगा। देखे थे ना? नॉर्मल सेल में क्या, नॉर्मल जो हम लोग का नॉर्मल सेल होता है उसमें मियोसिस नहीं होता है ना? उसके बाद जो गेमेटोसाइट्स है, यानी कि जो गैमेटिक सेल है उसमें क्या होता है? मिटोसिस होता है। अब देखिए सॉरी, उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस का मेन काम क्या होता है? मियोसिस का मेन काम होता है क्रोमोसोम संख्या को आधा करना। देखे थे हम लोग कल, बताया था ना? क्रोमोसोम संख्या क्या होता है कि एक जब मियोसिस 1 चलता है तो क्रोमोसोम संख्या तो आधा हो जाता है, लेकिन उस दौरान ठीक है क्रोमोसोम संख्या तो अलग आधा हो गया, लेकिन डीएनए का थ्रेड अभी भी हर क्रोमोसोम के पास अभी भी क्या है? 2 सिस्टर क्रोमिड है, मतलब 2 डीएनए का थ्रेड है। तो हमको डीएनए का थ्रेड को अलग करना होता है, तो उसको लिए क्या करते हैं हम लोग? फिर मियोसिस 2 को ऑपरेट करते हैं। जब मियोसिस 2 होता है तो क्या होता है कि आपका डीएनए थ्रेड अलग अलग होता है। मतलब हम कल कह रहे थे कि मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो होता है वो क्या करता है? 4 न्यू डॉटर सेल को बनाता है ना? तो हम लोग कल बात शुरू किए थे कि मियोसिस क्या होता है, तो गैमेटिक सेल में होता है। और हम ये बताते थे कि मियोसिस जो होता है उसमें क्या होता है? 2 फेज होता है, एक आपका मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 है, मियोसिस 1 में मेटाफेज 1 है, मियोसिस 1 में एनाफेज 1 है, मियोसिस 1 में टीलोफेज 1 है, मियोसिस 2 में फिर प्रोफेज 1 है, फिर प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है और टीलोफेज 2 है। आया बात समझ में? अब देखिए वाई, अब पूछ ये रहे हैं आपसे कि मियोसिस में जो क्या होता है कि 2 फेज, मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस जो 2 होता है उसके पीछे क्या कारण है? क्यों मियोसिस को 2 बार डिवाइड करना, मतलब जो मियोसिस फेज है उसको क्यों 2 बार ऑपरेट होना पड़ता है? क्योंकि एक फेज में जब एक बार वो मियोसिस 1 कंप्लीट करता है तो उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम डबल होता है, सॉरी क्रोमोसोम हाफ होता है, क्रोमोसोम क्या होता है? हाफ होता है। लेकिन डीएनए थ्रेड अपने आप को एस में डुप्लीकेट किया था वो अलग नहीं हुआ रहता है। तो हमको दोबारा फिर क्या होता है? मियोसिस 2 को ऑपरेट करना पड़ता है। उसमें क्या होता है? तो डीएनए का थ्रेड आपका अलग होता है ना? तो देखिए, तो कल हम लोग बात बाबू शुरू किए थे मियोसिस से, है ना? हम किससे बात शुरू किए थे? मियोसिस से। अब देखिए जो आपका मियोसिस है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है ना? देखे थे ना हम लोग कि जो आपका मियोसिस होता है, जो आपका मियोसिस है उसमें क्या है? मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, ठीक है। अब देखिए मियोसिस 1 में क्या होता है? 4 फेज होता है। क्या होता है? तो प्रोफेज 1 होता है, ठीक है ना, फिर मेटाफेज 1 होता है, फिर एनाफेज 1 होता है, फिर टीलोफेज 1। बाबू देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ बाबू कुछ नहीं है, सब सरल चीज है। बस ध्यान ये रखना है कि हम लोग उसको बारीकी समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं,
तो कुछ नहीं है, एकदम वही बोलते हैं ना बउआ लेवल, बच्चा लेवल, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़े थे, क्या देखे थे कि प्रोफेज का क्या होता है फर्दर अपना 5 सब फेज होता है, याद है आप लोग को? हम कल किसी को फोन नहीं किए लेकिन फिर भी याद किए हुए ना सब, एल जेड पी डी और फिर स्क्वायर, है ना। एल फॉर लेप्टोटीन, जेड फॉर जाइगोटीन, पी फॉर पैकाइटिन, डी फॉर डिप्लोटीन और डी स्क्वायर मतलब एक और डी फॉर डाइकाइनेसिस। तो हम लोग कल ये देखे थे बाबू ये पांचों फेज में होता क्या है ना। मतलब जो एल फेज है उसमें क्या होता है, जो एल है आपका लेप्टोटीन, जो आपका लेप्टोटीन है उसमें क्या होता है, जो आपका जाइगोटीन है उसमें क्या होता है, जो आपका पैकाइटिन है उसमें क्या होता है, जो आपका डिप्लोटीन है उसमें क्या होता है, और जो आपका डाइकाइनेसिस है उसमें क्या होता है ना। तो देखिए क्या होता है हम लोग देखे थे ना। देखिए क्या बोले हम, सुनिए देखिए कल भले हम लोग बहुत कुछ पढ़े लेकिन अभी एक सिंपल वे बताते हैं कि इन पांचों में होता क्या है। देखिए पहले क्या हुआ, जीवन फेज हुआ मियोसिस में, पहले क्या हुआ जीवन फेज हुआ, फिर एस फेज हुआ, फिर G2 फेज हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ प्रोफेज 1 में आया, तो प्रोफेज 1 में आया तो क्या हुआ, जब प्रोफेज 1 में आया तो क्या हुआ, आपका जो आपका लेप्टोटीन है वो वाला प्रोसेस ऑपरेट हुआ, है ना। जब लेप्टोटीन जो है उसमें क्या हुआ तो उसमें हम बोले थे आपको कि क्रोमेटिन थ्रेड क्या हुआ, खुला, है ना, और हल्का फुल्का कंडेंसिंग करना शुरू किया। मतलब क्या हुआ तो हमको बीडेड अपीयरेंस देखने को मिला था ना, याद है। इसके बाद ये जो आपका थ्रेड था वो क्या हुआ था, तो जो आपका क्रोमोसोम का थ्रेड है वो क्या हुआ था, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं, है ना। और ये टेलोमियर क्या हुआ था, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे जाके अटैच कर गया था, याद है ना, बुके लाइक स्ट्रक्चर, बुके अपीयरेंस, ठीक है। तो ये हुआ था आपका लेप्टोटीन में। उसके बाद जाइगोटीन में, देखिए याद रखिए एकदम, लेप्टोटीन में क्या हुआ बाबू, तो लेप्टोटीन में जो आपका क्रोमेटिन था वो क्या हुआ, कंडेंसेशन, मतलब क्रोमेटिन क्या था, जो थ्रेड था खुला, कंडेंसेशन शुरू किया। जाइगोटीन में क्या हुआ, तो 2 होमोलोगस पेयर, ठीक है ना, दो होमोलोगस पेयर, ठीक है ना, यानी कि आप पता है आपको होमोलोगस मतलब क्या होता है, 2 क्रोमोसोम होगा, एक फादर से एक मदर से, और दोनों क्रोमोसोम के पास क्या होगा, सेम नंबर, सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, सेम काइंड ऑफ जीन होगा। वो क्या होगा, आपस में अरेंज होगा ना, किस फेज में, जाइगोटीन फेज में अरेंज होगा। और अरेंज कैसे होगा, तो हम बोले थे आपको 0.3 से लेकर 0.4% डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए जो कंडेंसेशन थ्रेड है उससे क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जाइगोटीन में क्या होता है, थ्रेड बाहर निकलता है और उलझ जाता है, फंस जाता है, इससे क्या होता है, पेयरिंग होता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका पैकाइटिन में क्या होता है कि याद है, पैकाइटिन में सबसे मेन काम क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर। देखिए जो आपका क्या बोले, जाइगोटीन में जो आपका पेयरिंग हुआ था, यानी कि जो थ्रेड था वो फंसा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, याद है, सिंडेसिस या फिर साइनेसिस कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जाइगोटीन में क्या, सॉरी हाँ जाइगोटीन तो हो गया। उसके बाद आपका पैकाइटिन में क्या हुआ, तो वो थ्रेड जो पैकाइटिन में क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ था, मतलब इस क्रोमोसोम का एक टुकड़ा इसमें और इस क्रोमोसोम का एक टुकड़ा मतलब सेगमेंट, एक सेगमेंट इसमें और एक सेगमेंट इसमें मिल गया था, है ना। डिप्लोटीन में क्या हुआ था, बस पैकाइटिन में मेन काम तो यही हुआ था, क्योंकि जो थ्रेड था वो आपस में क्या, 2 थ्रेड था, क्या घिसना शुरू, कैसे क्या हुआ था, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा टूट गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद डिप्लोटीन में क्या हुआ था कि जो दोनों आपका होमोलोगस क्रोमोसोम था वो क्या हुआ, मतलब दूर जाना शुरू किया, है ना। टर्मिनेशन शुरू हुआ था कहां से कहां तक, तो सेंटर से बोलते ना ऐसे करके ऐसे मिलना शुरू हुआ था, बात है ना, काइस्मेटा, याद है, ठीक है। तो इसमें क्या टर्मिनेशन शुरू हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो आपका लास्ट है डाइकाइनेसिस, उसमें क्या हुआ था कि पूरा का पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम था वो क्या हुआ, अलग हो गया था। देखिए शुरू किया था, देखिए टर्मिनेट मतलब क्या होता है, सेंटर से ऐसे करके निकालना, इसको हम टर्मिनेट कहते हैं। तो टर्मिनेट करना शुरू किया था कहाँ पे, डिप्लोटीन में, लेकिन फाइनली कंप्लीट टर्मिनेशन कहाँ हुआ, तो डाइकाइनेसिस में। यही तो कल हम देखे थे, कल पूरे क्लास में हम लोग क्या यही तो देखे थे, और क्या देखे थे, है ना, क्या कोई दिक्कत है ना। चलिए तो अभी आप लोग होमवर्क ले लीजिए। देखिए हम कुछ टर्म को बोलेंगे, आपको बताना है सिर्फ ये टर्म, जो हम कुछ टर्म बोलेंगे, कुछ वर्ड बोलेंगे, आपको बताना है कि ये वर्ड हमको कब देखने को मिलता है, किस फेज में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, प्रोफेज के। सबसे पहला होगा आपका साइनेप्सिस, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। दूसरा आपका वर्ड होगा
काइस्मेटा, ये किस फेज में को देखने को मिलता है। तीसरा आपका वर्ड होगा, ठीक है ना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये हमको कब देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, लिख भेजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका टर्म होगा बीडेड एप्रियंस, बीडेड एप्रियंस, ये हमको किस फेज में देखने को मिलता है। फिर आपको बताना है कि क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हमको किस फेज में देखने को मिलता है। ये कुछ टर्म है, आपको बताना है कि ये सब हमको किस फेज में देखने को मिलता है। क्लियर, कोई दिक्कत। सिनेप्सिस, काइस्मेटा, ठीक है ना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बीडेड एप्रियंस और क्रॉसिंग ओवर, ये हमको किस फेज में, यानी कि जो आपका मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसमें 5 फेज होता है, याद है ना, LZPD², लैप्टोटीन, याद है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हम बाबू जिस दिन भी फोन कर दिए, मेरे कोई भी कमांडर के पास जिस दिन भी हम फोन कर दिए पक्का पूछेंगे हम, ठीक है ना, व्हाट आर द 5 सब फेज ऑफ प्रोफेज 1, क्या बोलेगा आप सर, LZPD², L फॉर लैप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकाइटीन, D फॉर डिप्लोटीन और D फॉर डाइकाइनेसिस, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बाबू यही देखे थे, और तो कुछ नहीं देखे थे हम लोग, है ना, और कुछ देखे थे क्या हम लोग। देखिए आप लोग एक बार जो पीछे लिखे उसको देख लीजिए, रिकॉल करके हम लोग क्या देखे थे, डाइकाइनेसिस को देखे थे, ठीक है ना। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बनना शुरू हो गया था, सॉरी हटना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद डिप्लोटीन को देखे थे लॉन्गेस्ट, और देखिए हम ये बताते थे आपको कि जो प्रोफेज का जो डिप्लोटीन फेज है वो सबसे लंबा फेज है। क्यों है, क्योंकि उसमें जो क्रॉसिंग ओवर वाला, देखिए डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम, जो दोनों आपस मतलब जो आपका दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग होना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट क्रॉसिंग, जो पहले से क्रॉसिंग ओवर को जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया है वो हटता नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, हटने का वो ये सोचता है कि हमको शायद अपना सेगमेंट मिल जाएगा, इसी इंतजार में वो कुछ लंबा समय तक अटैच रहता है ना, ठीक है। फिर पैकाइटिन में क्या हम देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, याद है पैकाइटिन में 4 स्टैंड स्टेज, याद है ना, 2 क्या होता है सेंट्रोमियर, और 4 क्या होता है, 4 क्रोमेटिन, याद है ना, सॉरी क्रोमिट्स, ठीक है ना, 4 क्रोमिट्स और 2 सेंट्रोमियर, ठीक है, टेट्राड, 4 क्रोमिट्स, 4 स्टैंड स्टेज, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखे थे, जाइगोटीन में क्या होता है, तो पेयरिंग होता है, थ्रेड बाहर निकल के पेयरिंग करता है, ठीक है। अगर वो पेयरिंग शुरू करता है मतलब सेंटर से, सेंट्रोमियर से, तो प्रोसेंट्रिक, अगर वो शुरू करेगा टर्मिनल से तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रो टर्मिनल कहते हैं। अगर वो कहीं से भी करेगा उसको हम लोग रैंडम कहते हैं, ठीक है ना। यही तो देखे थे, और क्या देखे थे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इसी बात को देखते हैं, एनसीईआरटी ये सब बात को कैसे लिखा है, ठीक है। तो आज आपका जो लेक्चर 7 है उसमें वो देखेंगे कि ये जो प्रोफेज, जो आपका मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसको एनसीईआरटी कैसे लिखा है, ठीक है। मतलब समझिए, देखिए कल हम लोग एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं देखे थे, कल जो था हम लोग बाहर से पढ़े थे, ठीक है ना, बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके बिटवीन द लाइन्स को देखे थे। आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी कैसे लिखा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले मियोसिस, देख क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स each with a complete haploid set of chromosome। क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं बाबू, एनसीईआरटी भाज रहे हैं, हाँ मतलब सिर्फ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी लिखा वही बोल रहे हैं, एनसीईआरटी क्या लिखा है। और देखिए सब कुछ आप लोगों को पता है, अगर जब आप लोग नोट्स को लिख रहे होंगे, लिखते हुए अगर नोट्स को पढ़े होंगे ना, तो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है ना, मतलब जो लैंगिक जनन होता है उससे अगर आप ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2, उसमें क्या होता है 2 गैमेट्स मिलते हैं, हमको पता है ना फ्यूजन क्या, जो फ्यूजन होता है यानी कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना, 2 गैमेट से, एक गैमेट्स यहाँ पे, एक गैमेट्स यहाँ पे, है ना, एक गैमेट्स यहाँ पे, एक गैमेट्स यहाँ पे, जब दोनों मिलेगा तो क्या फर्टिलाइज करेगा, इससे क्या होगा, एक सिंगल सेल जाइगोट बनेगा, है ना, इच विथ ए कंप्लीट हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए जो दोनों आपका क्या होता है कि जो दोनों गैमेट सेल है वो आपस में फ्यूज करेगा तो क्या होगा, अब देखिए इसके पास क्या है n है, इसके पास क्या है n है, तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, दोनों मिलेगा तो बनेगा 2n, मतलब दोनों हैप्लॉइड सेट, ये दोनों है ना हैप्लॉइड सेट, ये हैप्लॉइड सेट क्या होगा, फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा 2n बन जाएगा, डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है ना।
गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। आप देखिए गैमेट्स बनता कहाँ पे है, तो गैमेट्स आर फॉर्म यानी गैमेट बनता कहाँ पे है, तो स्पेशलाइज्ड यानी कि कोई स्पेशल सेल में बनता है, यानी कि स्पेशल, सुनिए, स्पेशल डिप्लॉयड सेल में। स्पेशल डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, वो क्या करता है, उस डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करता है और फिर फर्दर क्या होता है, दो हैप्लॉयड आपस में फ्यूज करता है, तो फिर क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल बनता है। ठीक है, देखिए दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ by half result in the production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. देखिए साफ साफ लिख दे, क्या लिखा, द स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि एक विशेष प्रकार के सेल डिवीजन, एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन, ठीक है, दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम, जो क्या करता है, तो क्रोमोसोम का संख्या को रिड्यूस करता है। और कैसे रिड्यूस करेगा, तो जो पेरेंट सेल में होगा उससे हाफ करेगा, है ना, हाफ रिजल्ट इन द, और उसका परिणाम स्वरूप क्या है, तो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। इससे क्या होता है कि देखिए एक क्या है आपका, एक आपका 2n सेल है, फिर 2n सेल है, दोनों में क्या हुआ, तो दोनों में, ये दोनों में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, है ना, दोनों में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, फिर क्या बना, देखिए ऐसा नहीं कीजिए, ये देखिए 2n फिर 2n, ठीक है, दोनों में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और फिर क्या बना, n और n बना, फिर फर्टिलाइज करेगा, क्या बनेगा, 2n बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक है। और इसी तरह इसी को हम लोग देखिए, ये जो 2n वाला था ये क्या हुआ, n में कन्वर्ट हो गया, इसी तरह का डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस, है ना। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism where fertilization restore the developed phase। देखिए वही कहा कि जो मियोसिस है वो क्या करता है, तो गैमेट्स, सुनिए मियोसिस क्या करता है, तो गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देता है, और फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करता है, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है ना, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का संख्या अगर मेंटेन है तो ड्यू टू मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ड्यू टू मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मियोसिस क्या करता है, तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वैसा स्पीसीज, वैसा जीव जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें क्या करता है, मियोसिस क्या करता है, तो गैमेट्स का जो हैप्लॉइड सेट है उसको, मतलब सिंपल लिखा है कि मियोसिस में क्या होता है, तो जो पेरेंट सेल होता है उस पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का संख्या 2n होता है, वो 2n को n में मियोसिस कन्वर्ट करता है, और फिर फर्टिलाइजेशन क्या करता है, उसको 2n फिर से बना देता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज, यानी कि मियोसिस क्या करेगा, इसको हैप्लॉइड बनाएगा, और फिर फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, इसको डिप्लॉयड बना देगा, है ना। We come across meiosis during gametogenesis in plant and animal. This leads to the formation of haploid gametes, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, we come across meiosis, यानी कि अगर मियोसिस होगा कोई भी गैमेटोजेनेसिस, मतलब वो सेल जिसमें, मतलब समझिए कि जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन, एक स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, वही क्या करता है, हैप्लॉइड गैमेट्स को तैयार करता है, ठीक है ना, समझे। सब देखिए कितना सिंपल सिंपल लाइन तो एनसीईआरटी लिखा हुआ है, बस एनसीईआरटी बोल रहे हैं, बोलते हैं एनसीईआरटी भाग रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं आज, और आज के क्लास में वही चलेगा ही, ठीक है। देखिए द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो, ठीक है। अब देखिए मियोसिस का की फीचर हम आपको बताया, फीचर मतलब क्या होता है बाबू, बोलते हैं ना मोबाइल खेलने जाते तो देखते हैं ना फीचर, ये ऐसा फीचर, ये ऐसा फीचर है, तो आपको बताना है कि अभी हम लोग देखेंगे कि मियोसिस का की फीचर क्या है, क्यों मियोसिस जरूरी है, ठीक है। देखिए meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। देखिए क्या लिखा कि मियोसिस में क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि मियोसिस में क्या होता है कि देखिए दो साइकिल चलता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2, मतलब न्यूक्लियस का दो बार विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का भी 2 बार विभाजन होता है, हम लोग कल देखे थे, यहाँ पे 1 था वो 2 बना था, फिर 2 था वो 4 बना था, मतलब न्यूक्लियस भी 2 बार डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी 2 बार डिवाइड करता है, लेकिन इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है। अब देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार क्यों होता है, क्योंकि जब मियोसिस 1 से पहले जब इंटरफेस चला होगा, जब मियोसिस 1 से इंटरफेस चला होगा, उसमें जो आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज चला होगा, उसके S फेज में क्या हो गया होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया होगा, हुआ कि नहीं हुआ होगा, हो गया होगा। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार हो चुका है, तो जब मियोसिस 1 से, देखिए मियोसिस 1 से जब आप लोग मियोसिस 2 में जाइएगा, जब मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाइएगा, तो उस दौरान भी क्या होता है, इंटरफेज चलता है, उस दौरान भी इंटरफेज चलता है,
उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक है ना, उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो इस फेज में क्या होता है कि सिर्फ G1 और G2 होता है। क्यों, देखिए मियोसिस वन के बाद ठीक है, सेल का थोड़ा एनर्जी घट जाएगा, एनर्जी को डेवलप कर लेगा, थोड़ा एटीपी कम जाएगा, एटीपी को बना लेगा, सब काम करेगा। लेकिन इस फेज में यानी कि जब मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाइएगा, उस फेज में एस फेज नहीं होता है। क्यों होगा भला? क्योंकि एस का फेज का काम क्या है? डीएनए को डुप्लीकेट करना, तो डीएनए तो पहले ही डुप्लीकेट हो चुका है। जब मियोसिस 1 से पहले इंटरफेस चला था तभी अपना क्या हुआ था, जब मियोसिस 1 से पहले इंटरफेस चला था तभी क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल, 2 सीक्वेंस साइकिल चलता है, न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी 2 बार डिवाइड करता है, लेकिन ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का सिंगल साइकिल चलता है, ठीक है। Meiosis 1 is the inhibit after the parental chromosome have repeated to produce identical sister chromates at the S phase, ठीक है। यही लिखा है कि मिटोसिस 1 इज इनहिबिट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम, यानी कि सिंपल ये कह रहा है कि जो पेरेंटल क्रोमोसोम है, जो पेरेंटल क्रोमोसोम है उसमें मियोसिस 1 क्या करता है, वो क्रोमोसोम को अलग अलग कर देता है। मतलब जैसे कि जो हम लोग कल देखे थे ना, 4 क्रोमोसोम था, जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे क्या 2-2 क्रोमोसोम हो गया था, हुआ था ना। तो ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम का संख्या का तो हाफ करता है, ठीक है ना, मियोसिस 1 में, लेकिन मियोसिस 1 में डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है वो आधा नहीं हो पाता है, और डीएनए जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था वो आधा नहीं, मतलब वो अलग अलग नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है, तो मियोसिस 2 को ऑपरेट करना पड़ता है ना। वही लिखा देखिए, Meiosis 1 is inhibit after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromates at the S phase, ठीक है। उसके बाद देखिए, Meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between them। देखिए क्या कह रहा है कि Meiosis में क्या होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, समजात गुणसूत्र, याद है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र का क्या होता है, पेयरिंग होता है, और क्या होता है, रिकम्बिनेशन भी होता है, याद है ना, पैकाइटिन में क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है, मतलब इसका फ्रेगमेंट टूट के इसमें और इसका फ्रेगमेंट। देखिए अब हम आपको कल बताए थे कि हम जो होते हैं, हम ऐसा देखिए, ठीक है हमारे पास हेरिडिटी है, लेकिन कुछ इवोल्यूशन भी तो होता है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि 100% जीन फादर मदर से बिलोंग करता है, कुछ जीन अपना भी होता है, कुछ जीन पर्सनल भी होता है, और वो पर्सनल जीन आया कहाँ से, तो यही रिकम्बिनेशन से। एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट के इसमें चला गया, फिर एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट के इसमें आ गया, इससे क्या हुआ, एक नया जीन तैयार हो गया, है ना। ये लिखा हुआ है कि मियोसिस में क्रोमोसोम अपने आप को पेयरिंग भी करता है, और कौन सा क्रोमोसोम, तो याद रखिए बार-बार बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र, ठीक है ना, एक जैसा गुणसूत्र, ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, और उसके बाद रिकॉम्बिनेशन भी होता है। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 के दौरान, जब मियोसिस 2 खत्म होता है, एंड ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस 2 खत्म होता है तो एक फर्दर सेल क्या करता है, 4 हैप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड क्यों कहें हम, क्योंकि हैप्लॉइड क्यों कहें, क्योंकि सब में क्या है, क्रोमोसोम का एक ही सेट है। क्योंकि देखिए हुआ क्या था, मियोसिस 1 में क्या था, मियोसिस 1 एक सेल था, है ना, इसमें क्या हुआ, पहले क्रोमोसोम आधा हुआ, 2 सेल बना, फिर ये 2 सेल आगे चलेगा और क्या करेगा, तो ये 4 सेल को फॉर्म करेगा, और सबके पास क्या होगा, अपना पर्सनल क्रोमोसोम होगा। और देखिए ये चारों क्रोमोसोम आपस में आइडेंटिकल होंगे, सबके सब, सॉरी आपस में अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। एक सपोज कीजिए, मतलब मार्कर से दिखा देते हैं, एक क्या हो गया आपका रेड कलर का हो गया, एक क्या हो गया आपका ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। एक में क्या होगा कि आधा रेड और आधा ब्लैक, सॉरी तो दोनों कर दिए ना, आधा रेड और आधा ब्लैक, ठीक है। एक में क्या होगा, तो आधा ब्लू और आधा रेड। ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए ये दोनों क्यों हुआ था, रिकम्बिनेशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ही लिखा है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, जब मियोसिस 2 का, देखिए ये मियोसिस 2 का एंडिंग है, ये मियोसिस 2 का एंडिंग है, जब मियोसिस 2 का एंड होगा तो क्या होता है, तब जब क्या बोलते हैं, मियोसिस 2 का एंडिंग होगा तब क्या होता है, एक डॉट जो पेरेंट सेल है वो फर्दर 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल है, ये क्या होगा 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 4, और सबके सब हैप्लॉइड होंगे, मतलब सबके पास क्या होगा, n सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या होगा, n सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, जो क्या कहेंगे हम लोग, हैप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। मियोटिक इवेंट को हम लोग 2 फेज में ग्रुप कर सकते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, ठीक है। तो अब आते हैं मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स when compared to प्रोफेज ऑफ मिटोसिस। क्या कहा एनसीईआरटी कि जो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, क्या बोले, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है,
उसका अगर आप कंपेयर कीजिएगा मिटोसिस का प्रोफेज से तो डिफरेंट है और थोड़ा लंबा, और हम लोग का और डिफरेंट भी है और लॉन्गर भी है, लंबा भी है। हम लोग को बताए थे 100 से 200 गुना अधिक समय लगाता है प्रोफेज ये, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 5 फेज। फिर हम लोग जो प्रोफेज 1 है उसको हम लोग 5 सब फेज में डिवाइड करते हैं, याद है ना, LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग, क्या लिखा है कि ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। देखिए क्या कहा कि जैसे ही क्या होता है, देखिए जैसे ही क्या होता है प्रोफेज आता है, सुनिए, जैसे ही क्या होता है मेयोसिस 1 का प्रोफेज आता है, हम लोग कल सब बात किए हैं, देख रहे हैं आज, ठीक है ना, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोले हम कि ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि जब लेप्टोटीन होता है तो हम लोग उसको लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप उसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन 100% विजिबल तो नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें क्रोमेटिन थ्रेड खुल के कंडेंसेशन शुरू करता है ना। द कॉम्पैक्ट ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थ्रूआउट, क्या लिखा, द कॉम्प्रेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थ्रूआउट लेप्टोटीन। क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, कॉम्पैक्ट मतलब क्या था, कंडेंसेशन, ठीक है ना, ये लेप्टोटीन में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है एनसीईआरटी में, लेप्टोटीन के बारे में दो लाइन लिखा है, ठीक है। क्या लिखा, अब उसके बाद क्या है कि दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। अब क्या हुआ कि लेप्टोटीन के बाद क्या होगा, प्रोफेज 1 का सेकंड स्टेज आता है, जिसको हम जाइगोटीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग को पता है इसमें क्या होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो समजात गुणसूत्र है वो क्या करता है, अपने आप को पेयरिंग करता है। और पेयरिंग क्यों होता है, क्योंकि कुछ डीएनए थ्रेड अभी रेप्लिकेट नहीं हुए, 0.3 से लेकर 0.4% जो डीएनए का थ्रेड है वो रेप्लिकेट नहीं किया है, तो उसको रेप्लिकेट होने के लिए वो डीएनए थ्रेड को बाहर निकालता है, उससे क्या होता है, थ्रेड फंस जाता है, इससे क्या होता है, पेयरिंग होता है, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, लिख दिया, पेयरिंग करना शुरू करता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्स। अब पेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, है ना। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। हम कहते हैं ना आपको, होमोलोगस मतलब क्या होगा, दोनों एक जैसे होंगे, है ना। देखिए हिंदी में समजात, सम मतलब एक जैसा, समजात गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, है ना। या फिर इसको हम लोग युग मित्र गुणसूत्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए याद कर लीजिएगा कि जब क्रोमोसोम जाइगोटीन में पेयरिंग शुरू करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, याद है ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। अब देखिए क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द स्टेज, यानी कि इस स्टेज का ग्राफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ को देखिएगा, ठीक है, तो हम कहे थे जिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसे एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये इसका थ्रेड बाहर निकला हुआ है ना। इसके बाद फिर इसका ये एक क्रोमोसोम, है ना, इसका ये एक थ्रेड, इसका क्रोमोसोम, है ना, ऐसे, ठीक है। ये क्या दिखा, जिप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह का, इसको हम लोग, अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइवेलेंट भी कहते हैं, याद है ना, बाइवेलेंट, 2 सेंट्रोमियर है तो बाइवेलेंट भी कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स, एक मिनट, ठीक है, चलिए समझ गए। ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस, यानी कि जो देखिए साइनेप्सिस क्यों कहें इसको, क्योंकि पेयरिंग किया, पेयरिंग मतलब साइनेप्सिस, ठीक है। इस accompanied by the formation of complex structure, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग, ये जो ये बना है ना, ये कॉम्प्लेक्स तरह का स्ट्रक्चर बना, जिप्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये देखिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस सेल में देखने को मिलता है, तो जाइगोटीन में, ठीक है। This complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called a bivalent or tetrad, ठीक है। इसको हम लोग बाइवेलेंट भी कहते हैं, लेकिन देखिए बाइवेलेंट कहते हैं, लेकिन टेट्राड एनसीईआरटी मेंशन किया है, लेकिन टेट्राड अगर अच्छे से विजिबल होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपका अगले फेज में, यानी कि पैकाइटीन में, है ना। However, these are more clearly visible at the next stage। अब देखिए लिख दिया साफ साफ कि जो बाइवेलेंट या फिर जो टेट्राड है
वो कब दिखता है, तो इससे अगला स्टेज में दिखता है ना। क्या लिखा कि द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज इस पैकेटिन। यानी कि देखिए पैकेटिन से पहले 2 स्टेज था, जाइगोटिन और लैक्टोटिन। ये दोनों स्टेज का अगर हम तुलना करें पैकेटिन से टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो दोनों कम समय कैरी करता है, पैकेटिन अधिक समय कैरी करता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स ए टेट्रार्स। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो हम कहते हैं इसमें क्या होता है, और कंडीशन होता है और क्या दिख जाता है कि दोनों थ्रेड दिखना शुरू हो जाता है। क्या बोले हम कि दोनों थ्रेड यानी कि जैसे ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा एक, ठीक है, और फिर ऐसा एक, यानी कि जो हाइट था, यानी कि जो थ्रेड हाइट था वो भी क्या होता है दिखना शुरू कर जाता है ना। ये क्या बना रहे हैं, ऐसे क्या होता है, ये दिखना शुरू हो जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे ना। इसमें क्या है देखिए, टेट्राड में क्या होगा, तो 1 2 3 4, 4 क्या है, क्रोमेटिड्स है, ये एक को क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स कहेंगे ना, तो 4 क्रोमेटिड्स है, और क्या होगा, 2 आपका सेंट्रोमियर है, बीच होगा सेंट्रोमियर कहेंगे, 2 आपका क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है। द फर्स्ट टू प्रोफेज 1 आर हो गया। ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एट टेट्रार्स। यानी कि इस स्टेज में जो बाइवेलेंट, अब बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या था, व्हाट इज बाइवेलेंट क्रोमोसोम, तो जहां पे जाइगोटिन में जो पेयरिंग क्या था, जो 2 सेंट, देखिए वैलेंट के लिए मतलब एक वैलेंट सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, तो बाइवेलेंट 2 सेंट्रोमियर जहां दिखा था हमको। This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the site at which the crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome। देखिए क्या कहा, इस स्टेज को यानी कि हम लोग कब कहेंगे कि जो पैकेटिन स्टेज है, वो जो पैकेटिन स्टेज है वो शुरू हो गया है, फिर वो हो रहा है, वो कब कहेंगे, तो जब हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर, बताए हुए हम पहले भी आपको, है ना। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो ये होता है पैकेटिन के स्टेज में, है ना। इसका थ्रेड टूट के इसमें और इसका थ्रेड टूट के इसमें आ जाता है ना। मतलब वही लिखा हुआ है कि, और देखिए रिकम्बिनेशन नोडल्स, ये मतलब क्या है कि देखिए जहां पे जुड़ेगा क्या होगा, वहां पे मतलब गिट्ठा टाइप का लग जाएगा, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन नोडल्स। ठीक है। द साइट एट व्हिच द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। और यही वो साइड है, यही वो स्पेस है, यही वो जगह है जहां पे क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें, तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। देखिए ऐसा नहीं होगा कि ये एक हो गया, ठीक है ना, और ये एक हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, बच्चा कुछ ज्यादा ही रो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या बोले हम कि ये 2 क्रोमेटिड्स हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, और ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और ये दोनों आपस में क्या है, तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या आप सुनिए क्या बोला ध्यान से, जो क्रॉसिंग ओवर होता है बाबू, वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच। ऐसा नहीं है कि इसका फ्रेगमेंट टूटेगा इसमें आ जाएगा और इसका टूटेगा इसमें जाएगा, वैसा नहीं। क्या होगा, तो इसका आधा टूटेगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और इसका आधा टूटेगा और क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है ना। यानी कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है। उसके बाद अब क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब देखिए ये एक, इसके पास 100% एक अपना पर्सनल जीन था, इसके पास भी 100% पर्सनल अपना जीन था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जीन का एक्सचेंजिंग हो गया, जीन बदला कि नहीं बदला, और यही जीन तो पर्सनल जीन है, यही तो पर्सनल कैरेक्टर है, आया समझ में। ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। देखिए क्या कह रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर है, क्या बोल रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर है, ये अब थ्रेड होगा, अभी ये थ्रेड होगा, यहाँ पे थ्रेड अंदर जाना कब शुरू करता है, डिप्लोटिन के स्टेज में, है ना। निकला कब था, जाइगोटिन में, अंदर कब जाएगा, डिप्लोटिन में, सब कल बताए हुए हैं। ठीक है। तो देखिए क्या कहा है हम यहाँ पे कि क्रॉसिंग, हाँ देखिए जो क्रॉसिंग ओवर है इसमें क्या होता है, तो ये एंजाइमेटिक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम वर्क करता है ना, और इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और याद रखिएगा कि जो एंजाइम तोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना, और जो जोड़ता है, यानी कि देखिए जो तोड़ा है, हम क्या बोले कि ये प्रोसेस, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो एंजाइमेटिक मीडिएट है। मतलब एंजाइमेटिक मीडिएट मतलब क्या होता है कि एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है ना। तो क्या बोले हम कि जो क्रोमोसोम को तोड़ता है, यानी कि जो एंजाइम क्रोमोसोम को तोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, और जो एंजाइम जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं लाइगेस।
ठीक है, और दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रिकम्बिनेज। ठीक है, अब देखिए क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो ये रिकॉम्बिनेशन है किसका, तो दो जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो जेनेटिक मटेरियल उसका क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। और इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है कि वैसा कैरेक्टर बच्चे में डेवलप होता है जो कि पेरेंट्स के पास नहीं है। आया समझ में। ठीक है, अब देखिए आगे, recombination between homologous chromosome is completed by the end of pectin leaving the chromosome link at the side of the crossing। देखिए क्या कह रहा है कि recombination between homologous chromosome, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन है होमोलॉगस क्रोमोसोम का वो क्या होता है, कंप्लीट होता है इस फेज के एंड में, यानी कि पेकाइटिन जो फेज है उसके एंड में क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, पेकाइटिन लीव द क्रोमोसोम, क्या होता है यहाँ से क्या होता है, क्रोमोसोम हटना शुरू होता है। ठीक है ना, और ठीक है आगे कहाँ से हटना शुरू होगा, तो जहाँ से क्रॉसिंग ओवर होता है हटना शुरू करता है। ठीक है, अब देखिए The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of streptonimal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except the site of crossover। देखिए क्या कहा, डिप्लोटिन का शुरुआत कब से मानिएगा, तो जब जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट होना शुरू करेंगे। जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो आपस में जुड़े हुए थे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो जब सेपरेट होना शुरू करेंगे तब कहेंगे कि अब डिप्लोटिन फेज शुरू हो गया। और एक बार बता दें आपको कि जो ये हटना, देखिए डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, हटना शुरू करते हैं। जब ये हटना शुरू करेंगे ना तो ऐसे देखिए ऐसा फंसा हुआ, ये एरिया फंसा हुआ है, ये एरिया कौन सा फंसा हुआ है जिसमें क्रोमोसोम एक्सचेंज हुआ था, फंसा हुआ है। और सब और भी पार्ट है क्रोमोसोम का, ये सब हटना शुरू करते हैं, लेकिन ये अपने इंतजार में रुके होते हैं कि शायद मेरा जो सेगमेंट था वो हमको मिल जाए, इसलिए ये जगह नहीं हटता है। हटना देखिए हटना शुरू हो गया, यानी कि क्या बोले हम कि डिप्लोटिन के स्टेज में जो आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड में थे वो हटना शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक ये हटा नहीं है। ठीक है, और ये एक तरह का स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, यानी कि ये इंग्लिश अल्फाबेट एक्स की तरह दिखता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग काइस्मेटा कहते हैं। कल बताए हुए हमें बात बताए हुए ना। ठीक है, द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, कहते हैं। अब देखिए ये एस शेप कैसे बन गया, तो देखिए ऐसा ऐसा, ठीक है ना, उसके बाद ठीक है देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे क्या क्रोमोसोम एक्सचेंज हुआ, अरे ये दोनों सेंट्रोमियर है ना, ये दोनों सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम एक्सचेंज हुआ तो और सब पार्ट हटना शुरू करते हैं, लेकिन ये पार्ट हटना शुरू नहीं करते। किसमें, डिप्लोटिन में, लेकिन डायकाइनेसिस में ये भी हट जाता है, दोनों फिर सेपरेट, पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये देखिए तो इंग्लिश अल्फाबेट एक्स की तरह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग काइस्मेटा कहते हैं। ठीक है, इन ओसाइड ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। देखिए कुछ वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो ओसाइड सेल होता है, ओसाइड क्या है, तो जर्म सेल है जो गैमेट्स को फॉर्म करता है। ठीक है, तो कुछ वर्टिब्रेट में जो ओसाइड सेल है उसमें डिप्लोटिन जो स्टेज है ना वो मंथ से लेके ईयर तक रहता है। ठीक है, द फाइनल स्टेज ऑफ मिटोसिस प्रोफेज वन इज देखिए फाइनल स्टेज का क्या है, तो डायकाइनेसिस है। इसमें क्या होता है, दिस इज द मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ काइस्मेटा। इसमें अब देखिए साफ लिख दिया एनसीईआरटी, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ काइस्मेटा। मतलब इसमें क्या होता है कि जो काइस्मेटा था, यानी कि जो जुड़ा हुआ था, जो हिस्सा टूट के जुड़ा हुआ था वो भी क्या होता है, हटना शुरू हो जाता है, वो भी क्या होता है, हट जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम पेयर था वो पूरा का पूरा हट जाता है। देखिए याद रखिएगा, थ्रेड निकला कब था, कब, जाइगोटीन में। थ्रेड अंदर कब गया, डिप्लोटिन में। ठीक है, और पूरा का पूरा यानी कि पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम था वो सेपरेट कब हुआ, तो वो डायकाइनेसिस में। आया बात समझ में। ठीक है, मतलब इसमें कंप्लीट सेपरेट हो जाता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम। During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। अब देखिए क्या हुआ, इस फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस कर जाता है। क्रोमोसोम क्या फुल्ली कंडेंस हो गया, तो अब देखिए दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। दोनों क्रोमोसोम क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग हो गए। ठीक है, और देखिए अलग अलग हुए तो क्या दोनों के पास जो सेगमेंट हुआ था वो तो रहेगा ही,
ठीक है ना। जो सेगमेंट टूट के क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था वो तो रहेगा ही, ऐसे दोनों अलग अलग हो गए। और इसमें क्या होता है, तो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर ही बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। By the end of dikinesis, the nucleus disappear and the nuclear envelope also break down, ठीक है। और डाइकाइनेसिस का अंतिम में क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस था वो हट जाता है और न्यूक्लियस वो भी गायब हो जाता है, ठीक है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ टू मेटा। और देखिए डाइकाइनेसिस क्या होता है, तो डाइकाइनेसिस, जो डाइकाइनेसिस है वो क्या करता है, तो प्रोफेज 1 को मेटाफेज 1 में भेजता है। आया बात समझ में, यही तो लिखा हुआ था एनसीईआरटी आपका। प्रोफेज 1 के बारे में एनसीईआरटी ये लिखा हुआ था। बताइए इसमें ऐसा कौन सा वर्ड था, कौन सा लाइन था जो आपको समझ में नहीं आया। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, है कि नहीं। तो क्या अब देखिए, अब उसके आगे तो बड़ा सिंपल फंडा है। अब बस हम क्या बोले थे कि मियोसिस में अगर कुछ समझने वाला चीज है तो प्रोफेज ही है, प्रोफेज 1। और प्रोफेज 2 वो तो सेम कहानी, जो मिटोसिस में कितना प्रोफेज सेम वही कहानी होता है उसमें, क्योंकि हमको सेंटर उसमें क्या होता है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसमें क्रोमोसोम को अलग कर रहे हैं, और उसमें क्या है, तो सेंट्रोमेर को अलग करना है। तो सेंट्रोमेर को तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम क्या बोले कि इसमें क्या होता है कि हमको क्रोमोसोम अलग कर रहे हैं, तो थोड़ा परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में क्या होगा कि हमको सेंट्रोमेर को स्प्लिट करना होगा, सेंट्रोमेर को अलग करना होगा। तो सेंट्रोमेर को अलग तो हम लोग मिटोसिस में भी किए थे ना, मिटोसिस में किए थे ना। चलिए अब आते हैं मेटाफेज 1 में। क्या कहीं समझ गए ना, डिप्लोटीन क्या होता है, लेप्टोटीन क्या होता है, जाइगोटीन क्या होता है, पैकेटीन क्या होता है, डिप्लोटीन क्या होता है, डाइकाइनेसिस क्या होता है, किस फेज में क्या होता है। पैकेटीन में क्या हुआ था, तो पेयरिंग पेयरिंग हो गया था, पैकेटीन में क्या हुआ, जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग हो गया था। देखिए जाइगोटीन नाम ही क्या था, जाइगो मतलब पेयरिंग कर लेता है, थ्रेड सब आपस में उलझ जाता है। पैकेटीन में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और पैकेटीन में क्या होता है, तो 4 स्टेज देखने को मिलता है। जो बाइवेलेंट था, यानी कि जो हमको जाइगोटीन में बाइवेलेंट दिखा था वो टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। टेट्राड में क्या होता है, तो 2 सेंट्रोमियर और 4 क्रोमेटिड्स होता है। देखिए ये मत समझिएगा कि हम स्पीड पढ़ा रहे हैं या फिर स्पीड बोल रहे हैं, ये सब बात आप लोग जानते हैं, इसलिए हम लगातार से बोले जा रहे हैं। सब कुछ तो पता है आप लोग को। क्या ये सब कहानी हम कल नहीं बताए थे, कल ही बताए थे। कल हम लोग 1 घंटा 40 मिनट क्लास में किए क्या थे, खाली प्रोफेसर 1 को तो समझे थे, है ना। है ना। फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, तो वो अलग होना शुरू होता है। जो थ्रेड बाहर निकला, जो डीएनए का थ्रेड बाहर निकला था वो अंदर चला जाता है, हटना शुरू होता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, तो पूरा का पूरा स्प्लिट कर जाता है, दोनों अलग अलग, है ना। अब बात शुरू करते हैं मेटाफेज 1 का। ठीक है, अब आते हैं मेटाफेज 1 में। मतलब हम लोग देखिए प्रोफेज में क्या देखें आप, क्या हुआ प्रोफेज में, दोनों जो क्रोमोसोम था वो अलग अलग हो गया। और क्रोमोसोम में कुछ कहानी बदला, बिल्कुल बदला। दोनों क्रोमोसोम में क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम में सेगमेंट चेंज हुआ। उससे क्या हुआ, तो जेनेटिक में वेरिएशन आया। इससे क्या होगा, आगे इवोल्यूशन होगा, है ना। अब देखिए दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस। देखिए मेटाफेज 1 में क्या होता है, तो कंप्लीट न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस बन जाता है। अब ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस क्या होता है बाबू, आप लोग बताइएगा हमको, हम नहीं बताएंगे। तो स्टाइल में बोल दिया ना, हम नहीं बताएंगे, आप ही को बताना पड़ेगा। पता नहीं इस बच्चे का गार्जियन है कि नहीं, लगातार रोए जा रहा है, फिर भी कोई चुप करवाने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो वैसा मेरे पास कोई ज़्यादा विशेष सुविधा उपलब्ध तो है नहीं, गांव में है, ठीक है ना। तो कैसे भी करके आपका क्लास ना रुके बाबू, इसलिए हम ये सब अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा आवाज़ आएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हमको कोई यूट्यूबर तो बनना नहीं है, ये एक साधन है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। हमको कोई यूट्यूबर नहीं बनना है, हमको कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ठीक है। बस मेरा बात मेरे बच्चे तक पहुंच जाए, हमको यही चाहिए। और हमको अपना बात बच्चे तक पहुंचाने के लिए एक साधन हमको दिखा, तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा बहुत आवाज़ है उसको मतलब नेगेजिबल कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देख क्या बोले, दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड, यानी कि हम लोग जो मेटाफेज 1 है इसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर देंगे। हम लोग मिटोसिस में मिटोसिस के मेटाफेज में क्या किए थे, न्यूक्लियस में फाइबर को तो बनाए थे पूरा, इसमें भी वही होता है। लेकिन इसमें मेटाफेज 1 में, मियोसिस का मेटाफेज 1 में जो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनता है, वो फाइबर सेंट्रोमेर को स्प्लिट नहीं करता है, वो फाइबर
जो क्रोमोसोम अलग अलग होगा उसको खींच के लेके जाता है पोल की तरफ, ठीक है, सॉरी ये खींच के लेके नहीं जाता है, ये तो अरेंज करता है, ठीक है। अब देखिए द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑन द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। क्या कहा कि क्रोमोसोम देखिए वही होगा, है ना, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बन गया, बना ना। ये तो देखते देखते तो आप लोग अब पहचान गए होंगे अच्छा से ये क्या है, सो है, ठीक है, ऐसा हुआ, बन गया फाइबर। इसमें क्या होता है कि देखिए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करता है। देखिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा, देखिए ये क्या होगा, अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें इसका थ्रेड रहेगा और इसमें इसका थ्रेड रहेगा। भाई इरिटेशन होता है हमको ये आवाज सुन के, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या बोले हम कि क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि देखिए दो होमोलोगस, देखिए हम कहते हैं जाइगोटिन में कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करता है, तो वो पेयरिंग अलग है और यहाँ पेयरिंग अलग है। देखिए इसमें कहानी क्या है, मिटोसिस में क्या हुआ था, मिटोसिस में सारे क्रोमोसोम एक के ऊपर एक अरेंज हुए थे, कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे अरेंज हुए थे। इसमें क्या होते हैं, तो दोनों इक्वेटर के जो इक्वेटर है उसके दोनों तरफ दोनों क्रोमोसोम इक्वली अरेंज होते हैं। मतलब ऐसा समझ सकते हैं, देखिए ऐसे समझ सकते हैं आप कि मिटोसिस, मान लीजिए मिटोसिस है ना, मिटोसिस वो पहले का जमाना था और मियोसिस ये एडवांस मैंने आज का जमाना है। इसका मतलब ये कि देखिए पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, जो फीमेल हैं उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। जो फीमेल है उनको बस इसी काम के लिए संतुलित कर दिया, उसी काम में उनको रख दिया था कि भाई आपका तो काम है कि घर का चौका बर्तन कीजिए आप, और जो मेल था वही उसी का प्रायोरिटी था, फीमेल का तो नहीं था। तो मतलब मिटोसिस, सुनिए क्या बोल रहे हैं, कहां से कहां लिंक है। मिटोसिस में क्या था, मिटोसिस में क्या था, एक के ऊपर एक था, है ना। तो एक के ऊपर एक मतलब एक के ऊपर या फिर एक के नीचे एक था। मतलब जो मेन है वो ऊपर था, जो मेन नहीं है वो नीचे था। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों इक्वल है। आज के जमाने में क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स हर फील्ड में इक्वल है। अगर आप एमबीबीएस कॉलेज में जाइएगा तो 50% फीमेल 50% मेल दिखेगा आपको। अगर आर्म फोर्स की हम बात करें उसमें भी फीमेल अब कहाँ नहीं है, ईच एंड एवरी जगह फीमेल हमको देखने को मिलते हैं। मतलब नाउअडेज यानी कि अब के समय में क्या है कि फीमेल आर इक्विवेलेंट टू मेल। अब क्या है कि मेल और फीमेल में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, वो हर काम फीमेल कर सकती है जो मेल कर सकता है। आया बात समझ में। तो ये एडवांस जमाना। मतलब देखिए एक क्रोमोसोम कह रहा है कि भैया मेरे पास मेल का कैरेक्टर है, एक क्रोमोसोम कह रहा है कि मेरे पास फीमेल का कैरेक्टर है। लेकिन इसमें मेटाफेज होने बोला गया कि मेल फीमेल कैरेक्टर बाद में करना, पहले दोनों इक्वली अरेंज हो जाओ, दोनों सेम हो। जैसे कि क्या हुआ जैसे कि आपका मेटाफेज में जो मिटोसिस का मेटाफेज में क्या था कि ये आपका इक्वेटर है तो इस पे ऐसे अरेंज था ऐसे अरेंज, और इसमें क्या है देखिए तो दोनों इक्वली अरेंज है। ये देखिए ये अरेंज है, इसको हम लोग पेयरिंग नहीं कहेंगे। पेयरिंग तो हुआ था कहाँ पे, जाइगोटिन में। ये पेयरिंग नहीं है, ये दोनों क्रोमोसोम यानी कि जो दोनों को देखिए, एक क्रोमोसोम बोल रहा है कि भाई मेरे पास मेल का कैरेक्टर है, एक क्रोमोसोम बोल रहा है कि मेरे पास फीमेल का कैरेक्टर है। मतलब ये बोल रहा है कि भाई हम मेल को संबोधित कर रहे हैं और ये बोल रहा है कि हम फीमेल को संबोधित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो अब मेटाफेज ने बोला गया कि भाई ठीक है तुम मेल या फीमेल कुछ भी हो, लेकिन अभी तुम्हारा काम यही है कि दोनों इक्वेटर के दोनों तरफ आके अरेंज हो जाओ। अभी मेल फीमेल कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एट दिस टाइम द क्रोमोसोम शो कॉन्ग्रेगेशन मूवमेंट बाय व्हिच टू, देखिए क्या लिखा है। अब देखिए आपको कॉन्ग्रेगेशन मूवमेंट ये पता है, आपको क्रोमोसोम का मूव करना एक विशेष तरह का मूवमेंट शो करता है। ये इसको हम लोग क्या कॉन्ग्रेगेशन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट बाय व्हिच टू होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इक्विडिस्टेंस, देखिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर फेसिंग ईच अदर। मतलब एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना। इक्वल करने का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा, ठीक है ना। भले ही मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर वाला ज़्यादा इधर आ गया, लेकिन होता यह है कि दोनों में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। जितना ये इक्वेटर है, ये बीच का इक्वेटर है, यहाँ से जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना डिस्टेंस इसका भी होगा।
ठीक है ना, मतलब दोनों अपने आप को इक्वली, इक्वेटर के दोनों तरफ, ये बीच में इक्वेटर अगर हो गया, दोनों तरफ अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं इक्वली, ठीक है। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या कहा, तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, तो इसके सेंट्रोमियर से, इसमें क्या होता है कि इसको इसके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं, ऐसे अटैच हो गए, ये तो सेंट्रोमियर है ना, हो गया अटैच, ठीक है। देखिए, तो इसके बाद एक इमेज है, वो इमेज क्या सेम यही है ना, एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखिए मेटाफेज वन में हुआ क्या, पहले तो स्पिंडल फाइबर बना, क्या बना, स्पिंडल फाइबर बना। जब स्पिंडल फाइबर बना तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वली अरेंज किया, कहां पे, तो इक्वेटर के दोनों तरफ। और क्या हुआ, तो जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर था, ठीक है, उस पे क्या हुआ, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ, ठीक है। Each chromosome is attached to the spindle fiber of only one side, the pole where centromere is facing। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है ना, इससे ये अटैच हुआ, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, इससे क्या हुआ, ये अटैच हुआ। मतलब एक सेंट्रोमियर से क्या हो रहा है, एक स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहा है ना, दोनों क्या। अब देखिए, जब सुनिए, जब ये वाला आपका जो फाइबर है और ये वाला फाइबर है, जब ये घींचना शुरू करेगा, जब ये कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। क्या इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, नहीं होगा, है ना। उसके बाद सम इंटरजोनल, अब देखिए इसके बीच में क्या होता है, तो कुछ इंटरजोनल फाइबर भी डेवलप होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ इंटरजोनल, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजोनल फाइबर। बस है, तीन तरह का फाइबर होता है, एक होता है कंटिन्यूअस फाइबर, एक होता है क्रोमोसोमल फाइबर, और एक होता है इंटरजोनल फाइबर, है ना। अब आते हैं एनाफेज में, क्या होता है, देखिए, समझ गए। देखिए, अब कुछ हार्ड लग रहा है, सब तो आसान है। अरे मेटाफेज में क्या हुआ, कुछ नहीं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आके इक्वेटर के दोनों तरफ अरेंज हो गए, स्पिंडल फाइबर से आके जुड़ गया, किससे, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर किस हिस्से से, कैंटोकोर से, है ना। अब एनाफेज वन में आते हैं, ठीक है। अब क्या आएंगे बाबू, एनाफेज वन में, ठीक है। देखिए क्या हुआ, इन एनाफेज वन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर्स। अब क्या हुआ, तो सेपरेशन शुरू हो गया। मतलब अब देखिए एनाफेज का भी काम क्या था, एनाफेज में क्या होता था, घींच के लेके जा रहा था, तो इसमें भी वही हो रहा है कि जो, देखिए फिर से बनाते एक बार, इसका इमेज हम तैयार नहीं किए हैं, ठीक है ना, अभी बना लीजिएगा, हम बना रहे हैं सो, ठीक है ना बाबू। बायोलॉजी में लाइन डायग्राम बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो ऐसा देखिए सर, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम तीन बनाए हैं, दो बनाए हैं ना, तीन लाइन है, दो है, दो क्रोमोसोम को शो कर रहा है, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं किया है, क्रोमोसोम मूव कर रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ जो सेंट्रोमियर है वो वैसे ही है, इससे अटैच है। एनाफेज में क्या हुआ, तो दोनों, अब दोनों क्या, देखिए इससे पहले क्या, दोनों यहाँ पे अरेंज था, अब क्या हुआ, दोनों मूव करना शुरू किया ना, तो ये तो कैरेक्टर है एनाफेज का, है ना। इसके बाद इन एनाफेज वन द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ एट ईच पोल। अब एनाफेज वन में क्या होगा, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अब क्या हुआ, इस पोल पे एक आधा क्रोमोसोम आ गया, इस पोल पे आधा क्रोमोसोम आ गया। सर कैसे आधा आया, क्योंकि बाबू मेटाफेज वन में क्या हुआ था, तो सारे आधे यानी कि 50% क्रोमोसोम इधर अरेंज हो गए थे और 50% क्रोमोसोम इधर अरेंज हो गए थे, हुए थे ना। हम देखिए, हम दिखाए दो थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेकिन 46 और 23 इस तरफ अरेंज हो जाएंगे, 23 इस तरफ अरेंज हो जाएंगे, है ना। मतलब 23 क्रोमोसोम इस तरफ अरेंज हो गए और 23 क्रोमोसोम इस तरफ अरेंज हो गए, किसमें, मेटाफेज वन में। और सारे क्रोमोसोम से क्या हुआ, तो स्पिंडल फाइबर अटैच किया। अब एनाफेज में क्या हुआ, जब घींचना शुरू किया, जब एनाफेज में क्या हुआ, तो जो क्रोमोसोमल फाइबर था, कुछ भयंकर नाम बोल दिए क्या, बताए हुए ना, क्या बोले हम कि एनाफेज वन में क्या हुआ कि अब ये घिसना शुरू किया, जब घिसना शुरू किया तो क्या हुआ, क्रोमोसोम मूवमेंट शुरू हो गया। देखिए अगर इसी में क्या होता है कि यहां पे अगर क्रोमोसोम होता तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर यहां आके जुड़ता ना,
तब सेंट्रोमेयर टूटता। लेकिन यहाँ पे क्या इसमें क्या सेंट्रोमेयर के दो तरफ जुड़ा, क्या स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ा था, एक तरफ से इधर और एक तरफ से इधर जुड़ गया था, इसलिए क्या क्रोमोसोम मूवमेंट शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, तो एक पोल पे आधे क्रोमोसोम और फिर एक पोल पे आधे क्रोमोसोम पहुंच गए, इसको हम लोग कहेंगे डिसजंक्शन हो गया। ठीक है, in anaphase 1 the chromosome number become half at each pole, हाफ हो गया इस पोल पे, ये एक पोल है ना, इस पोल पे क्या हो गए, आधे हो गए, बना लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, इन एनाफेज 1 देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, लेकिन एनाफेज 1 में क्या सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग हुआ बाबू, नहीं हुआ। कहाँ हुआ सेंट्रोमेयर, अरे सेंट्रोमेयर तो देखिए ना, दोनों ये क्रोमिड्स है, ये क्रोमिड्स है, दोनों दूसरे जगह दिखाते हैं। देखिए, ये क्रोमिड्स है, ये क्रोमिड्स है, दोनों क्रोमिड्स इसमें है, ये क्रोमिड, ये क्रोमिड, दोनों क्रोमिड इसमें है। सेंट्रोमेयर कहाँ स्प्लिट किया, नहीं स्प्लिट किया। तो डिसजंक्शन इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी कि इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, द रिजल्ट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर न्यूक्लियर। अभी क्या हुआ कि डॉटर न्यूक्लियर में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, और यही तो मेन काम था मियोसिस का, क्या करना, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करना, कर दिया हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेंडेलियन कैरेक्टर्स सेग्रेगेट इन एनाफेज 1। अब देखिए, जो एक इवोल्यूशन का, ये आपका जो जेनेटिक का एक लाइन है मेंडेलियन कैरेक्टर, इसको याद रखिएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, हम बताएंगे क्या है। ठीक है, बस लाइन को याद रखिएगा कि मेंडेलियन कैरेक्टर है वो एनाफेज 1 में सेग्रेगेट करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। टेलोफेज 1 में क्या होगा, टेलोफेज 1 में क्या होगा भाई, क्रोमोसोम अलग अलग हो गया, क्रोमोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ जाएगा। मतलब क्या टेलोफेज में क्या होगा, ये मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन था वो डेवलप हो जाएगा, और इससे क्या होगा, दो न्यूक्लियाई वैसे बनेंगे जिनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें है। क्या मियोसिस का काम यही था, अरे यही ना काम था कि क्रोमोसोम को अलग करना है, जो क्रोमोसोम का संख्या है उसको डिवाइड कर देना है, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। लॉ डिवाइड हो गया, मियोसिस तो हो गया, लेकिन डिवाइड करने का तो गलती आ गया। गलती क्या हुआ, तो भाई हम तो क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिए, लेकिन डीएनए थ्रेड अपने आप को डुप्लीकेट किया था एस फेज में। जब मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज हुआ था, उस इंटरफेज में G1 फेज चला, एस फेज चला, G2 फेज चला, उस एस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट किया था। अरे भैया, जब एस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट किया था, तो डीएनए का थ्रेड दुगना है। अब डीएनए का थ्रेड दुगना है, तो ये कैरेक्टर तो नहीं है सेल का, है क्या, डीएनए का थ्रेड एक ही रहना चाहिए, तो हमको क्रोमोसेंट्रोमेयर को भी स्प्लिट करना होगा। इसीलिए मियोसिस जो आपका मियोसिस है वो 2 ऑपरेट होता है। टेलोफेज 1 में क्या हुआ, इन टेलोफेज 1 बिगिंस व्हेन द क्रोमोसोम हैव रीच्ड द पोल। टेलोफेज 1 कब शुरू होगा, जब क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम क्या होगा, पोल के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, इट इज सर्व प्रोसेस ऑफ प्रोफेज 1। ये क्या होगा, तो इट इज सर्व प्रोसेस ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, क्या बोले हम, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स रीअपियर्स, क्या बोले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, तो रीअपियर होगा, क्या होगा, रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब बताइए, मेम्ब्रेन बना है ना, जब मेम्ब्रेन बना है तो क्या क्रोमोसोम जो कंडेंस शुरू किया था प्रोफेज 1 में, वो क्या जो कंडेंसन शुरू किया था वो क्या डीकंडेंस नहीं होगा, लेकिन डीकंडेंस तो होगा, लेकिन मिटोसिस की तरह 100% डीकंडेंस नहीं होगा। क्योंकि अगर 100%, देखिए अब क्यों नहीं होगा सर क्या मतलब जो मन है वो बोल देते हैं सर, उसमें बोले डीकंडेंस पूरा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं होगा। सर अच्छा लगता है हम लोगों को फंसाना, वो फंसा नहीं रहे, क्लियर करवा रहे हैं। अब बताइए, ये ठीक है, इस फेज के हम लोग टेलोफेज 1 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टेलोफेज 1 देख रहे हैं। अब बताइए, टेलोफेज 1 में क्या हुआ, एक तरफ मेम्ब्रेन बन गया, दूसरा मेम्ब्रेन बन गया। जब मेम्ब्रेन बना तो क्रोमोसोम डीकंडेंसन शुरू किया, मतलब स्प्रेड होना शुरू हुआ। लेकिन क्या फायदा स्प्रेड होके, अगली बार बस कुछ टाइम के बाद इसको फिर तो मियोसिस 2 में जाना है। जब ये मियोसिस 2 में जाएगा, फिर इसका क्रोमोसोम कंडेंसेशन शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या फायदा पूरा का पूरा 100% डीकंडेंस करके, इसलिए 100% डीकंडेंस नहीं करता है, लेकिन 100% नहीं करता है। ठीक है, अब the 2 nuclei are formed which are having half number of chromosome in comparison to the parent cell। बस हम लोग का यही मकसद था, यही काम था कि जो 2 डॉटर सेल है उसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम का संख्या हाफ हो गया। हमको यही तो करना था।
हम मियोसिस क्यों कर रहे थे? क्योंकि गैमेट सेल में दिक्कत ना हो, आगे जब जनरेशन बढ़े उसमें क्रोमोसोम का संख्या 92 ना हो जाए। हम लोग यही तो कर रहे थे, और कर तो दिए हम लोग, कर दिए ना। 46 था, 23 इधर भेज दिए, 23 मतलब अब जो सेल बन के आएगा, देखिए अब कुछ ऐसा बन के आएगा, अब कुछ ऐसा कहानी बन के आएगा कि एक तरफ एक सेल का न्यूक्लियस होगा, एक तरफ एक सेल का, और देखिए साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर देगा इस समय, हाँ। तो इसमें क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होगा, इसमें 23 क्रोमोसोम होगा। मतलब एक पेरेंट सेल में था 46, यहां से क्या हुआ, 2 क्रोमोसोम, 2 सेट, 2 अलग अलग न्यूक्लियस बना, और इस न्यूक्लियस में क्या 23 क्रोमोसोम आ गया, इसमें 23 क्रोमोसोम आ गया। मतलब क्रोमोसोम का संख्या हाफ हो गया, और हाफ हो गया, यही तो करने में हम लोग कल से लगे हुए थे। कब क्रोमोसोम हाफ होगा, कब क्रोमोसोम हाफ होगा, लीजिए हो गया हाफ। क्या कोई दिक्कत, कोई मतलब कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं है ना। चलिए समझ गए, क्या समझे? प्रोफेज 1 में बहुत खेला हुआ ना, लेप्टोटीन हुआ, जाइगोटीन हुआ, पैकेटीन हुआ, डिप्लोटीन हुआ, डाइकेंसिस हुआ, सब हुआ, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग मेटाफेज में, उसके बाद से तुमको बड़ा सरल लगने लगा। मेटाफेज में क्या हुआ, सारे के सारे जो क्रोमोसोम थे वो इक्वली अरेंज हो गए, इक्वेटर पे, इक्वेटर के दोनों तरफ इक्वली अरेंज हो गए, इसमें जुड़ गया। एनाफेज में सारा क्रोमोसोम को दो अलग अलग पोल की तरफ खींच लिया गया। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ गया, मतलब अब आधा क्रोमोसोम को इधर खींचा गया, आधा क्रोमोसोम को इधर खींचा गया है। मतलब 23 क्रोमोसोम इसमें होगा, 23 क्रोमोसोम इसमें होगा, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बोल रहे हैं। सब में 23 नहीं होगा, जिसमें 42 होगा उसमें क्या होगा, 21 इसमें होगा, 22 इसमें होगा, 21 इसमें होगा, ठीक है। अब मेटाफेज 1 के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखा है, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम एलिंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। द बाइवेलेंट को देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बाइवेलेंट क्यों कहें, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिखा कि क्रोमोसोम इक्वेटर बीच में है, यहाँ एक क्रोमोसोम है और यहाँ एक क्रोमोसोम है, तो हमको सेंट्रोमियर 2 को दिखा, तो हम इसको बाइवेलेंट कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी क्या है, बाइवेलेंट। लेकिन एक्चुअली में इट्स नॉट बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब क्या, ऐसे होगा थ्रेड, ऐसे होगा फसल, हाँ, इसको कहेंगे हम बाइवेलेंट। एक्चुअली में ये इज नॉट ए बाइवेलेंट, बट एनसीईआरटी बोला है बाइवेलेंट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी क्यों बोला है बाइवेलेंट। क्यों, देखिए एनसीईआरटी कुछ भी बोलेगा तो गलत नहीं बोलेगा, कुछ तो कारण से बोला होगा बाइवेलेंट। क्यों बोला, क्योंकि भाई ठीक है बीच में इक्वेटर है, लेकिन यहाँ भी हमको एक सेंट्रोमियर दिख रहा है और यहाँ भी हमको एक सेंट्रोमियर दिख रहा है, तो हम उसको बाइवेलेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल देते हैं। अपनों को क्या है, बोल दिए। अरे एनसीईआरटी तो कहेगा कि ये, एनसीईआरटी कहेगा कि इसका नाम शाहरुख खान है, तो हम लोग मान लेंगे ये शाहरुख खान ही है। इसका नाम वरुण धवन है, तो हम मान लेंगे वरुण धवन है। एनसीईआरटी जो बोल देगा सब मान लेंगे, है ना। चलिए, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। वही बात, स्पिंडल में क्या होता है, अटैच कर जाता है, अटैच कर जाता है, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, जो काइटोकोर है, जो आपका दोनों क्रोमोसोम, देखिए आपसे पूछे व्हाट इज दिस, पूछते हैं व्हाट इज दिस, झट से बोल दिए सर सेंट्रोमियर। सर सुन सुन के पर के सर आप तो पके पके ऐसे लग रहे हैं, ठीक है ना। नहीं पके हैं बाबू, बहुत बचा हुआ है, आगे बढ़ते ना बायोमोलिक्यूल्स में, फिर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या है, ये तो हो गया। अब इसमें हम पूछेंगे व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे, क्या है ये, जिसको आता है फटाफट हाथ खड़ा कीजिए। 10 रुपए का पुरस्कार, मतलब पुरस्कार मतलब गिफ्ट, ठीक है ना। कौन बोलेगा, हाँ बोलिए, क्या है, काइटोकोर। 10 रुपए दें, लॉकडाउन का समय, पैसा कौड़ी है नहीं हाथ में, ठीक ना, ले लीजिएगा, जो देगा उससे ले लीजिएगा, ठीक। ये काइटोकोर है, इसमें क्या होगा, इसमें जुड़ेगा, ये तो देखिए, हाँ गलत बना दिया हम, इधर से नहीं जुड़ेगा, इधर से जुड़ जाएगा तो फिर सेंट्रोमेयर, जो सेंट्रोमेयर वही स्प्लिट कर जाएगा। सिर्फ एक पोल ये तरफ, इधर अगर पोल है और इधर अगर पोल है तो इससे बस एक तरफ जुड़ेगा ये, ठीक है। एनाफेज 1 में क्या होगा, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएट विद दैट सेंट्रोमियर। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अरे एनसीईआरटी तो बड़ा सिंपल लाइन लिखता है। सब कहते हैं कि एनसीईआरटी बड़ा भयंकर भयंकर लाइन लिख के देता है, हम तो कहते हैं एनसीईआरटी बड़ा सिंपल सिंपल लाइन लिख के देता है। अब पता है क्यों सिंपल लगता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बिटवीन द लाइन जान लेते कि कह क्या रहा है ये, क्या कहा ये, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट क्रोमिड्स, जो 2 सिस्टर क्रोमिड,
क्या कहा कि दो सिस्टर क्रोमेट्स रिमेन अटैच, मतलब एसोसिएट मतलब अटैच, दोनों जुड़ा होता है किससे, तो वन सिंगल सेंट्रोमियर। तो ये एक सिंगल सेंट्रोमियर, इससे ये एक क्रोमेट्स हो गया, ये एक क्रोमेट्स हो गया, दोनों आपस में होगा सिस्टर क्रोमेट्स, ये जुड़े होते हैं, ये तो लिखा है एनसीईआरटी। टेलोफेज 1, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ। अब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया है ना, इसके बाद साइटोकाइनेसिस को फॉलो किया और क्या हुआ, डायड मतलब दो बन गया, एक था पहले, यहां से दो सेल बन गया, डायड हो गया। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extended state of the interphase nucleus। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या यही रहा है, although in many cases the chromosome do undergo some depression, मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था, साइटोकाइनेसिस भी हो गया था, मतलब एक सेल से दो सेल तो बन चुका था, लेकिन हुआ क्या है, इसमें मियोसिस हुआ है, मतलब क्रोमोसोम आ गया है, और उस क्रोमोसोम में दो क्रोमेट्स आ गया है, मतलब दो डीएनए का इंफॉर्मेशन आ गया है। मतलब ये सोचेगा, यही सोचेगा कि भाई हमको मेरे पास, मतलब देखिए ऐसे सोचेगा, समझिए क्या बोल रहे हैं हम, ये सोचेगा कि हम दो तो बन गए, हमारे पास क्रोमोसोम भी आ गया, हमारे पास क्या हुआ, क्रोमोसोम भी आ गया, 23 आएगा, एग्जांपल दे रहे हैं, क्रोमोसोम भी आ गया। तो क्रोमोसोम जब आ गया, हम लोग टेलोफेज को कंप्लीट कर लिए, हम लोग के आसपास मेम्ब्रेन चढ़ गया है, मतलब हम लोग अलग हो गए हैं, अब अलग हो गए हैं, तो चलो जो हम लोग कंडेंस थे, मतलब जो हम लोग दबे हुए थे, अब थोड़ा रिलैक्स होते हैं, मतलब जो क्रोमेटिन थ्रेड अपने आप को कंडेंस किया हुआ था, वो क्या बोलेगा, चलो भाई थोड़ा रिलैक्स होते हैं, मतलब हम क्रोमेटिन रेटिकुलम बनाते हैं। सर ये रेटिकुलम भी यहाँ होगा, तो बाबू ये भी सेल ही है, सेल का में ही न्यूक्लियस है, तो काहे नहीं होगा। चलो सोचा कि चलो भाई रेटिकुलम बनाते हैं, लेकिन फिर इसको खबर मिला, हेलो 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 क्रोमोसोम, काहे बन रहे रेटिकुलम, कोई फायदा नहीं है, तुम अगले बार तुम ठीक है, तुम तो सोच रहे हो कि हम रेटिकुलम बनाते हैं, बनाओगे, जब तुम रेटिकुलम बनाने जाओगे तो क्या होगा, एक तो तुम डीएनए को डुप्लीकेट कर लिए थे एस फेज में, जब मियोसिस 1 से पहले जो एस फेज चला था, उसमें डीएनए तो अपने आप को तुम डुप्लीकेट कर लिए थे, तो डुप्लीकेट किए थे, दोनों डुप्लीकेट मिलकर कंडेंसन शुरू किए, तो अब क्या दोनों डुप्लीकेट मिलकर फिर डिकंडेंस करोगे, बोलेगा हाँ करेंगे, करो, बोले ठीक करो। ये क्या हुआ, खुलना शुरू हो गया, ये क्या हुआ, ये खुलना शुरू कर दिया, बदमाश था, मानना नहीं बात, खुलना शुरू कर दिया। मियोसिस बोला रुक, फिर शुरू कर दिया मियोसिस 2, क्या शुरू किया, मियोसिस 2। अब जैसे शुरू किया मियोसिस 2, पता चला ये फिर कंडीशन शुरू कर दिया, फिर सोचा कि हे भगवान, जब हमको फिर से कंडीशन करना ही था तो काहे हम डिकंडेंस हुए। इसलिए कहते हैं अभी कि 100% डिकंडेंशन नहीं होता है, किस फेज में, जब ये मियोसिस 1 से मियोसिस 2 मैंने देखिए, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, 1 तो कंप्लीट, दो न्यूक्लियस बन गया ना, मियोसिस 1 कंप्लीट, 23 क्रोमोसोम इसमें, 23 क्रोमोसोम इसमें, मियोसिस तो कंप्लीट हो गया, सॉरी मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जब मिटोसिस में कंप्लीट हुआ था टेलोफेज, तो क्या हुआ था, क्रोमेटिन जो आपका क्रोमोसोम था वो आराम से रिलैक्स होकर खुल गया था, और क्रोमेटिन रेटिकुलम पूरा का पूरा फैल गया था, लेकिन इसको पूरा फैलने नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि इसके पास डबल थ्रेड डीएनए था, समझ गए। The stage between two mitotic division is called interkinesis and it's generally stored lived, क्या कहा, सॉरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, क्या कहा कि इन, याद देखिए, समझिएगा क्या बोल रहे हैं, मियोसिस 1 में क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन चुका है ना, तो सेल ही बन चुका है, दो सेल ही बन चुका है, ठीक है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम डिकंडेंस करना शुरू किया, लेकिन पता चला कि मियोसिस 2 गुजरने वाला है, तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये फिर दो जो था ये सेल, और सुनिए क्या बोल रहा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब ऐसा नहीं, हाँ ये तो बात सही है कि सब क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, मतलब होते रहता है, लेकिन
फिर भी म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच में कुछ क्षण वगैरह के साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, शॉर्ट लिव्ड, बस बहुत कम समय का होता है। और इस फेज को हम लोग, इस जगह को हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस घसर दिए, ठीक है ना, समझे? तो क्या बोले हम, अब इंटरकाइनेसिस में क्या होगा, क्या डीएनए डुप्लीकेट करेगा? अब देखिए यहां जो ये जो इंटरकाइनेसिस बाबू वो क्या है, मियोसिस 1 से पहले क्या हुआ था, इंटरफेस चला था ना, उसमें क्या हुआ था, G1 S और G2 चला था ना, चला था। जो आपका मिटोसिस हुआ था, मिटोसिस, उसमें एम फेज से पहले, ये भी तो, ये क्या है, एम फेज, ये तो एम फेज है, एम फेज से पहले क्या हुआ था, इंटरफेस हुआ था, उसमें G1 S G2 चला था कि नहीं चला? चला था, चला था, वो तेज से बोल रहे हैं क्या, चला था ना, हाँ चला था। इसमें अब ये भी तो एम फेज है, ये भी तो म्यूटिक फेज ही है। जब ये एम फेज है, क्या इससे पहले इंटरफेस नहीं चलेगा? चलेगा। इसको भाई मतलब मिटोसिस के साथ भेदभाव नहीं, म्यूसिस 1 के साथ भेदभाव नहीं, तो म्यूसिस 2 के साथ क्या है भेदभाव? इससे पहले भी चलेगा इंटरफेस, लेकिन उस इंटरफेस में सिर्फ G1 और G2 होगा, S बेचारा नहीं होगा। ये नाराज हो गया, क्यों नहीं करवाओगे S भाई? करवाओ सबके साथ, जब तीनों फेज होगा, मेरे साथ क्यों 2 फेज? M2 नाराज हो गया, बोला कि भाई तुम M1 से पहले S फेज को चलवाए, जब मिटोसिस करवाए थे उसमें भी तुम चलाए थे S फेज, तो भाई मेरे से पहले S फेज क्यों नहीं? तो न्यूक्लियस बड़ा प्यार से इसको समझाया, बोला कि बाबू M2 बाबू, यानी कि मियोसिस 2 बाबू, काहे S फेज चलवाओगे? एक तो पहले ही डीएनए तुम डबल लेके बैठे हुए हो, S फेज चलवाओगे तो एक तो तुम 2C से 4C हो चुके हो। व्हाट इज 2C, व्हाट इज C बताते हैं, क्रोमोसोम डीएनए अमाउंट। एक तो तुम पहले 2C से 4C हो चुके हो, अब क्या 4C से 8C हो गए, और 8C जब अगर ठीक है मानते तुम हम चलवा देते हैं, 8C जब हो जाओगे तो एक सेल को कितना 75 बार डिवाइड करोगे? नहीं ना, तो इसलिए तुम इसको रहने दो, तुम्हारा काम ऑलरेडी हो चुका है। अरे भाई तुम तो इसको मतलब फुसला दिया यार, तुम तो ब्रांडेड हो, तुम्हारा काम तो पहले कर, M1 देखो तुम तो मालिक हो, तुम्हारा नौकर M1 पहले ही इस काम को, ये काम को कर दिया था, S तो पहले ही हो चुका था। S का काम क्या है? डीएनए डुप्लीकेट करना। तुम क्या है S को ऑपरेट करोगे, तुम्हारा काम तुम्हारा नौकर पहले ही कर दिया था, उसको फुसला दिया गया है ना। देखा लिखा हुआ, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, मतलब यहां पे क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, मतलब एस फेज नहीं ऑपरेट होता है, कब? इंटरकाइनेसिस में। ठीक है, इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज 2 इज मच सिंपल प्रोफेज देन प्रोफेज 1। अब देखिए, अब इंटरकाइनेसिस के बाद, इंटरकाइनेसिस हो गया, इसके बाद क्या आएगा फिर एम फेज, और एम फेज में क्या आएगा? प्रोफेज आ जाएगा। सर ये एम फेज बोल के सर कंफ्यूजन आ रहा है, बाबू कंफ्यूजन कुछ नहीं, हम तो क्या बोल रहे हैं, मिटोसिस में एम फेज से पहले क्या चला था? इंटरफेस, उसमें क्या हुआ था? G1 S और G2 हुआ था। मियोसिस 1 में पहले क्या हुआ था? इंटरफेस चला था, G1 S G2 चला था। तो ये एक एम फेज है, तो ये भी तो एक एम फेज है ना, है, तो इसके पहले भी इंटरफेस चलेगा, लेकिन इस इंटरफेस में S नहीं होगा। और तो सुनिए, एम फेज, सुनिए क्या बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। एम फेज 1 में क्या बोल रहे हैं हम बोल ये रहे, हाँ मार्कर अच्छा वाला ले लिए, मिल गया, ठीक है ना। देखिए एम फेज 1 में, एम फेज 1 से पहले क्या हुआ था? G1 S और G2 चला था। क्या बोल रहे थे? हाँ देखिए, तो अब जब जैसे ही ये G2 खत्म हुआ, ये कहाँ गया? एम फेज में किससे पाला पड़ गया इसको? प्रोफेज से। पता था, हम M1 की बात कर रहे हैं, मतलब मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं, प्रोफेज मतलब प्रोफेज 1 हुआ था, और जैसे ही इसमें भी क्या होगा? G1 होगा, G2 होगा, फिर कहाँ आएगा? M में आएगा, तो M में इसको किससे पाला पड़ेगा? प्रोफेज से, प्रोफेज 2 से पड़ेगा ना। तो मतलब प्रोफेज 1 यहाँ भी है, प्रोफेज 2, देखिए अब M2 में भी सब कुछ होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 सब होता है। तो प्रोफेज 1 से प्रोफेज 2 हो गया, मतलब ये प्रोफेज 1 था, फिर यहाँ प्रोफेज 2 है। तो ये जो प्रोफेज 1 था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब LZPD² को ऑपरेट किया था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेकिन ये तो भैया बड़ा सिंपल है, जैसा था मिटोसिस में वैसा ही है यहाँ पे भी। क्या होगा? डीएनए थ्रेड खुलेगा, कंडेंसेशन शुरू करेगा, सेंट्रियोज दोनों तो जाना शुरू करेगा। हाँ इसमें वही होगा,
मियोसिस, मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में क्या बोल रहा है, मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में, यानी कि समझ सिंपल ये समझ लिए कि मियोसिस 2 जो है ना, मियोसिस 2 वो सेम वही है जो मिटोसिस हुआ था। आप याद कीजिए मिटोसिस में क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था बताया हम, क्या हुआ था आप याद कर लिए, याद आ गया क्या हुआ था, प्रोफेज चला था। मिटोसिस की बात, किसकी बात कर रहे हैं, मिटोसिस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मिटोसिस की। मिटोसिस 1 में क्या हुआ था, मिटोसिस में क्या हुआ था, 1 नहीं, मिटोसिस में क्या हुआ था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिन रेटिकुलम खुला था, कंडक्शन शुरू किया था, और सेंट्रियोल्स दोनों तरफ जाना शुरू हुआ था, है ना, हुआ था। अर्ली, उसमें क्या होता, अर्ली प्रोफेज याद है, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। मिडिल प्रोफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया था, कंडक्शन अधिक हुआ, क्रोमोसोम स्प्लिट कर गया था, किया था, बताया था, क्या बताया था ना, मोनाड डायड बन गया था। फिर क्या हुआ था, फिर मेटाफेज में आया था, मेटाफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बना था। बीचों जो स्पिंडल फाइबर का जो इक्वेटर है उस पे क्या होता, क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज किया था, बीचों बीच किया था। एनाफेज में क्या हुआ, और फिर क्या हुआ था, मेटाफेज में और क्या हुआ था, सारे क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है उसमें जो प्लेट है काइनेटोकोर, उससे सारा स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ था। एनाफेज में क्या हुआ था, घिसना शुरू किया था, जैसे घिंचा सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया था, किया था। टेलोफेज में क्या हुआ था, मेम्ब्रेन बन गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया था। सेम कहानी, सेम मियोसिस 2 इज इन सेम एज मिटोसिस, सेम वही कहानी होता है यहाँ पे भी। क्योंकि क्या इसके बाद क्रोमोसोम का देखिए 2 सेल, क्या है, 2 सेल है ना, 2 सेल है, इसके पास क्या है, क्रोमोसोम है, ऐसा क्रोमोसोम है, लेकिन ऐसा क्रोमोसोम है ना। अब क्या होगा, ये फर्दर दोनों में साथ काम होते रहेगा। ये क्या करेगा, मेटाफेज में क्या होगा, अपने आप को ऐसे अरेंज कर देगा, एनाफेज में क्या करेगा, अपने आप को इस तरफ खींच लेगा, और टेलोफेज में क्या होगा, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, मतलब 2 से ये 2 बना देगा फिर से, और 2 से ये, फिर यहाँ भी सेम वही कहानी होगा, फिर यहाँ भी 2 बन जाएगा, वही तो है, समझे। चलिए अब देखिए क्या लिखा है इंटरकाइनेसिस में, तो इट इज द टाइम गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इंटरकाइनेसिस क्या है, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो टाइम गैप है वही है इंटरकाइनेसिस, और शॉर्ट लिव्ड है ये, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ओनली प्रोटीन एंड आरएनए। अब इसमें क्या है, तो सिर्फ प्रोटीन और आरएनए बनता है, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। कंसिस्ट ऑफ ओनली G1 एंड G2 फेज, में सिर्फ G1 और G2 फेज होता है, एस फेज एब्सेंट, एस फेज नहीं होता है। अब नीड ऑफ मायोसिस 2, व्हाट इज द नीड, मायोसिस 2 की नीड क्यों है, तो हम आपको बार बार कल से तो बता रहे हैं ना, मियोसिस 2 जो है उसका क्या जरूरी है, क्यों, मतलब मियोसिस 2 अगर होता है तो क्यों होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ही बात खत्म क्यों नहीं हुआ, क्यों मियोसिस 2 में आना पड़ा, तो इसके पीछे कारण क्या था कि भैया क्रोमोसोम तो अलग हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, लेकिन उस क्रोमोसोम में जो डीएनए थ्रेड डबल है वो डीएनए थ्रेड अभी अलग नहीं हुआ है। वो डीएनए थ्रेड को अलग करने के लिए हमको मियोसिस 2 को ऑपरेट करना होगा, एंड इट इज द नीड ऑफ मियोसिस 2। देखिए वही लिखा होगा, disjunction of main feature of anaphase 1 which involves the separation of homologous chromosome, so meiosis is called a reductional division। देखिए क्या कह रहा है, एनाफेज 1 में क्या हुआ था, डिसजंक्शन हुआ था, क्रोमोसोम अलग अलग आ गया था, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम अलग हुआ था, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, कल हमने बात किए थे इस पे। उसके आफ्टर मियोसिस 1 के बाद इच क्रोमोसोम स्टिल ए डायड, हर क्रोमोसोम के पास क्या है, डायड है, ऐसा है। ये देखिए मियोसिस 1 कंप्लीट, ये मियोसिस 1 के बाद की कहानी है। हर क्रोमोसोम के पास क्या है, देखिए तो 2 है कि नहीं है, डायड है। हैविंग 2 क्रोमेट्स, मतलब डायड मतलब क्या, 2 क्रोमेट्स, ये एक क्रोमेट्स है ना। सो ड्यू टू मियोसिस 1 द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया। इच क्रोमोसोम स्टिल हैव डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, लेकिन अब दोनों के पास क्या है, तो डबल अमाउंट ऑफ, इसमें एक डीएनए इसमें एक डीएनए, मतलब डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है। अब ये डीएनए को हटाना पड़ेगा, डीएनए को अलग करना होगा। Hence, so to reduce the DNA content to normal, meiosis 2 is needed। मतलब डीएनए कंटेंट को नॉर्मल करने के लिए, यानी कि डीएनए कंटेंट डबल है उसको नॉर्मल करने के लिए हमको मियोसिस 2 को ऑपरेट करना पड़ता है ना। तो बात करते हैं मियोसिस 2 पे, मजा आ रहा है, देखिए बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, एकदम नहीं होना है बोर, ठीक है, हाँ एकदम नहीं, एकदम। देखिए हम बार बार बोलते बाबू, साइंस
फॉर नोइंग। जान जाइएगा, एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, हर किसी एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, हम तो डॉक्टर बनेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बनेंगे, कोई नहीं है कि हमको रोक लेगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं मियोसिस 2 पे। मियोसिस 2 क्या है देखते हैं। ऑल्सो कॉल इक्विनेशनल और होमोटाइपिक डिवीजन। व्हाई इट्स कॉल होमोटाइपिक डिवीजन? इसको क्यों हम लोग होमोटाइपिक कहेंगे? क्योंकि इसमें देखिए वो हेटेरोटाइपिक था, मियोसिस 1 क्या था? हेटेरोटाइपिक। क्यों था हेटेरोटाइपिक? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम का संख्या आधा हुआ था, इसमें क्रोमोसोम का संख्या आधा नहीं होगा, बस डीएनए थ्रेड आधा होगा, है ना। बिकॉज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम एज आफ्टर मियोसिस 1, यानी कि मियोसिस 1 के बाद जो क्रोमोसोम नंबर था, मियोसिस 2 के बाद भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा। क्या मिटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ था? नहीं हुआ था, है ना। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक सिंपल माइटोसिस। देखिए साहब सब लिख दिया कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक सिंपल माइटोसिस। अब आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ पे क्लास छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इसके आगे आप लोगों को पता है, इसके आगे सब कुछ पता है आप लोग, तो रोक दें क्लास, क्या बोलते हैं? बहुत लोग डर गए होंगे, नहीं रोकेंगे, पूरा खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। द मियोसिस 2 इन्वॉल्व फॉलोइंग फेजेस। देखिए मियोसिस 2 में क्या कुछ फॉलोइंग फेजेस हैं, क्या क्या है? तो क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब बात करते हैं प्रोफेज 2 का। इट इज जस्ट लाइक मिटोसिस। ये क्या है? मिटोसिस प्रोफेज की तरह है, हाँ वही है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, यहाँ भी वही काम होता है। जो सेंट्रियोल्स है दोनों अपोजिट पोल पे जाएगा, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होगा, है ना। अरे बस इसमें यही ना हो रहा था, क्रोमोसोम मूव करना शुरू करेगा, ये तो यहाँ भी वही कहानी है। द न्यूक्लियस स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिंस इन प्रोफेज 2। अब देखिए ये थोड़ा स्पीड है। जब मिटोसिस हुआ था तो इतना जल्दी हम लोग नहीं सुने थे क्या? हम क्या प्रोफेज शुरू करते बोलते थे क्या न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बन जाता है? नहीं बोले होंगे। पहले क्रोमेटिन थ्रेड खुलता है, हम ये बोले होंगे, फिर वो कंडेंस करता है, हम ये बोले होंगे। लेकिन ये थोड़ा फर्स्ट है। अब फर्स्ट होगा नहीं भाई, एक मियोसिस 1 करके पहले ही इसका तो दिमाग खराब हो गया है, बस जल्दी जल्दी हो जाओ, स्पीड में हो जाओ तो थोड़ा स्पीड हो जाएगा। मतलब प्रोफेज 2 में जाते, प्रोफेज 2 में क्या होता है? सबसे पहला काम स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होता है। द न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर apparatus ऑर्गेनाइज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द मियोसिस 1। अब देखिए छोटा सा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है ये? मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 था उसमें स्पिंडल फाइबर हम लोग ऐसे बनाए थे, ऐसे बना था ना, ये पोल था। लेकिन मियोसिस 2 का जो प्रोफेज 2 है, मियोसिस 2 का जो प्रोफेज 2 है, इसको क्या करते हैं लोग? इसको ऐसे बना देते हैं, ये घूम जाता है ऐसे, यहां पे पोल आ जाता है, ठीक है। मतलब देखिए उलट गया कि नहीं उलट गया? पहले ऐसे था, फिर अब ऐसे हो गया। तो मतलब देखिए लिखा हुआ है साहब, द न्यूक्लियस स्पिंडल apparatus ऑर्गेनाइज्ड परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मियोसिस 1। मतलब जो मियोसिस 1 में जैसा था उसमें क्या उसके मियोसिस 1 में क्या था? ऐसा था, तो इसके में क्या है? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। द प्रोफेज 2 हैज 3 सबफेज व्हिच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट मिटोसिस प्रोफेज सबफेज। यानी कि जो प्रोफेज 2 में इसका भी 3 सबफेज होता है, वही अर्ली फेज, मिडिल फेज, अर्ली फेज, मिडिल फेज, लेट फेज, ठीक है। चलिए अब यहां भी क्या होगा? वही काम होगा। क्या होगा प्रोफेज में, जो प्रोफेज का मिडिल लेट, जो अर्ली मिडिल लेट फेज में क्या होगा? पहले क्रोमेटिन थ्रेड खुलेगा, कंडेंसर शुरू करेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा, क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा, सब काम यह भी होगा। मेटाफेज 2, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक मिटोसिस मेटाफेज। ये क्या है? ठीक उसी तरह है। मतलब इसमें भी क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, सॉरी गलत बात है, स्पिंडल फाइबर ऐसे नहीं होगा, फाइबर ऐसे बनेगा, उल्टेगा ना। अब कुछ बोलना ही नहीं, गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत था ये, ठीक है। क्या बोले? तो इसमें क्या होगा? जो क्रोमोसोम था वो क्या होगा? अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा। और देखिए ऐसे हम ये दो क्यों बनाए? क्योंकि 2 सेल में 7 काम चल रहा है। क्योंकि मियोसिस 1 के बाद क्या हुआ था? 2 सेल बन गया था ना 2 सेल में 7 काम चल रहा है, ऐसे अरेंज होगा।
ठीक है। द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर, क्रोमोसोम क्या होगा, इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज करेगा, ठीक है। इच सेंट्रोमियर जॉइंड बाय स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ पोल्स, सेम कहानी, सेम वही था ना, क्या होगा, जोड़ेगा अपने आप को। एनाफेज में क्या होगा, खींच लेगा पकड़ के। अरे कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए सेल था, मान पहले एक सेल था, इसमें 2 क्रोमोसोम था, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 हुआ, क्या हुआ, इसमें 2 क्रोमोसोम था ना, सब समझने के, 2 क्रोमोसोम था, इसमें एक चला गया, इसमें एक चला गया, तो ये एक अपने आप को अरेंज किया। पहले एक सेल है, उसमें 2 क्रोमोसोम, सपोज उसमें 2 क्रोमोसोम है, तो क्या हुआ कि मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, 2 सेल बन जाएगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 2 से 1 1 हो गया, और फिर ये क्या हुआ, डिवाइड करेगा, ये 1 ऐसे अरेंज होगा, ये 1 ऐसे अरेंज करेगा, फिर दोनों कहां जाएगा, एनाफेज में जाएगा। भेज देते हैं एनाफेज में, देखिए क्या है एनाफेज 2, इट इज जस्ट लाइक मिटोसिस एनाफेज, ये भी क्या मिटोसिस एनाफेज की तरह ही है। इट इज ओनली फेज ऑफ मियोसिस विद स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर, और मियोसिस में पूरा का पूरा मियोसिस 1, मियोसिस 2, इस पूरे के पूरे मियोसिस में यही वो फेज है जिसमें सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। बिल्कुल करेगा, क्या नहीं करेगा, एनाफेज का काम है सेंट्रोमियर को डिवाइड करवाना। सर आप तो बोल दिए एनाफेज का काम है सेंट्रोमियर को डिवाइड करवाना, सर अभी कहां करवाया था मियोसिस 1 में, तो बाबू मियोसिस 1 में क्या करता है बेचारा, वो तो जाके जुड़ा था मियोसिस 1 में, एनाफेज में तो मतलब मियोसिस 1 में मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर तो सेंट्रोमियर से जुड़ा था, एनाफेज में तो खींचा भी था, लेकिन पता चला कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम पे, मतलब क्या हुआ था, पूरा का पूरा क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर, जैसे कि दोनों तरफ से, एक क्रोमोसोम का दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ पाया था, इसलिए बेचारा नहीं तोड़ पाया। क्या हुआ देखिए, ऐसा ये पोल हो गया है ना, एक और सेल रहेगा, क्यों 2, हम बार बार 2 क्यों बना रहे हैं, ऐसा बना लीजिएगा बाबू, हम ड्राइंग बना के नहीं भेजे हैं, ठीक है। क्या होगा, तो मेटाफेज में क्या हुआ था, अटैच किया था स्पिंडल फाइबर, क्या था ना, इसमें मेटाफेज 2 में क्या हुआ था, इसमें अटैच किया था किससे, सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर काइनेटोकोर से अटैच किया था, इसमें क्या होगा, घींचना शुरू कर दिया, देखिए तो खींच लिया, यहां भी खींच लेगा, क्या होगा, यहां भी खींच लिया, इट्स एनाफेज, ये तो एनाफेज है, किसका, मियोसिस 2 का, एनाफेज 2 है ये, है ना। तो अब बताइए बाबू, सेंट्रोमियर डिवाइड किया, हाँ किया, सेंट्रोमियर स्प्लिट किया, हाँ किया, हमने, आप लोग बोलिए किया कि नहीं किया। देखिए फील कीजिए कि बस वी आर इन क्लास, ये ऐसा मत सोचिए कि हम घर में बैठ के देख रहे हैं, सर बोल रहे हैं मुंडी हिलाने के, तो सर तो पागल है, हम थोड़ी उनकी तरह पागल है कि हम मुंडी हिलाएंगे, नहीं, जैसे फील कनेक्टेड फील कीजिए तो मजा आएगा पढ़ के। क्या मेरे पोटेंशियल में 1% भी कमी रहता है, नहीं, जो पोटेंशियल क्लास में वहां पर सेम पोटेंशियल यहां भी रहते हैं, तो आप लोग भी जब हम बोले मुंडी हिलाए तो हाँ हिलाना है, बिकॉज यू ऑल आर इन क्लास, सबके सब क्लास में मेरे सामने, एकदम नजर के सामने आप लोग, हम सबको देख रहे हैं, हाँ वो सब बैठी हुई है, हमको देख रहे हैं, सब बैठा हुआ है पीछे, फिर फीमेल सब आगे, हम सब देख रहे हैं, ठीक है, और सब मेरे बात बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। आप लोग भी ऐसे फील कीजिए, जस्ट फील कनेक्टेड कि आप लोग मेरे साथी हैं, ठीक है, साथी नहीं दोस्त तो हैं ही, साथ हैं, ठीक है। मतलब जब हम बोले क्या एनाफेज 2 हुआ, इसमें स्प्लिट किया सेंट्रोमियर, यस सर किया, बोलना है, मतलब बोलना है, आया बात समझ में। अब डायड बिकम, जो डायड था वो मोनाड बन गया, बिल्कुल। यहाँ पे पहले क्या था, पहले डायड था कि नहीं था, हाँ या ना, हाँ। अब ये एक तरफ इधर भाग गया, एक तरफ इधर भाग गया, तो देखिए डायड मतलब क्या था, डायड मतलब क्या था, 2 था, इसमें अब इधर क्या हो गया, एक एक हो गया, भाग गया इधर गया, इसमें एक है, इसमें एक है, मतलब मोनाड क्या बन गया, डायड बन गया। इट नॉर्मलाइज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम, और ये क्या किया, तो डीएनए के अमाउंट को नॉर्मलाइज कर दिया कि नहीं कर दिया, क्रोमोसोम आया बीच में, स्प्लिट करके लेके चला गया, एक डीएनए चल मेरे साथ, एक डीएनए चल मेरे साथ, 2 डीएनए को लेके चला गया। अब क्या होगा, अब हम पहुंचेंगे टेलोफेज 2 में, एन बर्फ चढ़ जाएगा, तो यहां से 2 4 बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ देखिए, जस्ट यू इमेजिन, सोचिए कैसा हो रहा है, हम एक एक चीज का इमेज बाबू इसलिए दिखाते हैं। अब आते हैं टेलोफेज 2 में, इट इज जस्ट लाइक मिटोसिस
टेलोफेज, ये बस मिटोसिस टेलोफेज की तरह ही है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस अपीयर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब कहानी आगे की आएगा नहीं, क्या होगा, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। क्या हुआ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गया, न्यूक्लियस बन गया। अब सर न्यूक्लियस क्यों बन गया, बताए थे सेट क्रोमोसोम, ठीक है। एट द एंड ऑफ मियोसिस वी गेट फोर्थ। अब बताइए, यहां से अब ये अलग हुआ तो यहां से ये बना, ये अलग हुआ यहां से ये बना, ये अलग हुआ यहां से ये बना, ये अलग हुआ यहां से ये बना। ये कहानी है बाबू किसका, ये कहानी है टेलोफेज 2 का। क्या अब बताइए 4 सेल बना कि नहीं बना, बना। मियोसिस 1 को किसे शुरू किए थे, 1 सेल से किए थे ना। मियोसिस 1 को कहां खत्म किए थे, 2 सेल पे। मियोसिस 2 को क्या शुरू किए थे, 2 सेल से। मियोसिस 2 को खत्म किससे कर रहे हैं, 4 सेल से। क्या है कि नहीं, अरे बाबू मियोसिस 1 को क्या शुरू किए थे, 1 सेल से। मियोसिस 1 1 सेल से। मियोसिस 1 जब खत्म हुआ था कितना, 2 सेल बना था, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला। फिर मियोसिस 2 को शुरू किससे किए थे, 2 सेल से। खत्म किससे कर रहे हैं, 4 सेल से। ये तो कर रहे थे हम लोग अभी तक। कल हम पहला लाइन यही बताए थे, कि एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल, बताए थे पहला लाइन। और उसका कंक्लूजन आपके सामने है, क्या दिखा कि नहीं दिखा, कहां कहां कैसे डिवाइड हो रहा है। सो अब आते हैं एनसीईआरटी क्या लिखा है। मियोसिस 2 प्रोफेज 2। Meiosis 2 is indicated immediately after the cytogenesis, usually before the chromosome have fully elongated। मतलब Meiosis 2 का जो प्रोफेज 2 है वो तुरंत शुरू हो जाता है, मतलब इंटरकैश बीच में बहुत कम समय के लिए होता है, तुरंत शुरू हो जाता है। मतलब Meiosis 1 खत्म हुआ, तुरंत Meiosis 2 शुरू हो गया, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम अपने आप को पूरा इलोंगेट किया भी नहीं था कि शुरू हो गया। इसे तो कहते हैं कि 100% क्रोमोसोम डिकंडेंस नहीं करता। इट कंस्ट्रक्ट टू Meiosis 1 Meiosis 2 रिसेंबल ए नॉर्मल मिटोसिस। अब Meiosis 1 होगा, Meiosis 2 होगा, तब समझिएगा कि एक नॉर्मल मिटोसिस, मतलब ऐसा समझिए कि Meiosis 2 जो है वो ठीक और ठीक किसके तरह है, तो मिटोसिस की तरह है, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रोफेज न्यूक्लियर एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी क्या हुआ, सीधा एंड में पहुंच गया, प्रोफेज का एंड में ही पहुंच गया। क्या लिखा कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहता हट जाता है, कब, एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 के एंड में हट जाता है। तो हम लोग भी देखें द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम फिर कंडेंसेशन शुरू करता है। मेटाफेज 2 at this stage the chromosome along the equator and the microtubule of opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of sister gametes। क्या भयंकर बात लिख दिया एनसीईआरटी, क्या भयंकर, कुछ भयंकर बात लिख दिया, नहीं लिखा। क्लास लंबा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, खत्म ही कर देते इसको। क्या लिखा कि एट द स्टेज द क्रोमोसोम एलिगन, यानी कि मेटाफेज 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करता है, कहां पे, तो बीचों बीच इक्वेटर पे, जैसे कि मिटोसिस में हुआ था। और क्या होता है, तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके जुड़ता है। काइनेटोकोर कहां होता है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ। सेंट्रोमियर कहां होता है, तो एक क्रोमेट को पकड़ा रहता है क्रोमेट्स के बीच में, है ना। Anaphase 2 it begins with the simultaneous splitting of centromere of its chromosome which was holding the sister chromates together, allowing them to move toward opposite pole of the cell by shortening of microtubule attached to kinetochore। कुछ भयंकर बात पढ़ दी है, कुछ नहीं पढ़े। क्या लिखा, इट बिगेन्स विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का लगा मतलब एनाफेज में जाते ही सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, किया। Which was holding, अब सेंट्रोमियर इससे पहले क्या होल्ड किया हुआ था, तो एक सेंट्रोमियर 2 सिस्टर क्रोमेट्स को होल्ड किया हुआ था ना, एक सेंट्रोमियर 2 सिस्टर क्रोमेट्स को होल्ड किया हुआ था, allowing them to move toward। अब क्या होगा, एनाफेज क्या करेगा, ये दोनों को तोड़ेगा, ये दोनों को ऐसे तोड़ देगा ऐसे, इसको इधर मूव करवाएगा, इसको इधर मूव करवाएगा, दोनों सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर टूट गया, टूटने के बाद 2 सेंट्रोमियर बन गया, तो दोनों को अपोजिट पोल पे लेके जाएगा, ये इसको इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा। क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट, देखिए शॉर्टनिंग मतलब क्या, माइक्रोट्यूब्यूल घिसना शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, है ना, तीरना शुरू कर देगा। टेलोफेज 2 meiosis end with telophase 2 in which 2 group of chromosome once again get enclosed by a nuclear membrane। मतलब 2 group of क्रोमोसोम का 2 ग्रुप enclosed by nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोज हो गया, ठीक है।
साइटोकाइनेसिस फॉलो, फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, एनिमल में होगा सेल फ्लो लग जाएगा, प्लांट में होगा सेल पेट लग जाएगा। फ्लो याद है ना, याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मेम्ब्रेन में क्या हुआ, उभार, और इक्वेटर के बीच में क्या, मिड बॉडी, पूरा यहां तक पहुंच गया सेल फ्लो। प्लेट, फ्रेगमोप्लास्ट, गोल्जी वेसिकल्स, सब याद रखिएगा। और फॉलो इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। मतलब जब ये सारा कुछ हो गया तो फलस्वरूप हमको क्या मिला, मतलब रिजल्ट क्या मिला, फलस्वरूप हमको क्या मिला, तो भैया 4 गो हैप्लॉइड सेल मिल गया। और इन चारों के पास अलग अलग तरह कैरेक्टर होगा। एक तो पूरा देखिए, एक क्या होगा, एक पूरा कैरेक्टर रखेगा ओरिजिनल। जैसे कि मान लीजिए, ऐसा कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए दो क्रोमोसोम के पास क्या होगा कि हाफ वाला होगा, ठीक है ना, जो सेगमेंट हो रहा था ना वो वाला होगा, ठीक है। और 2 के पास क्या होगा कि ओरिजिनल क्रोमोसोम होगा। मतलब देखिए सिंपल समझिए कि चारों अलग तरह के क्रोमोसोम, चारों अलग तरह के सेल बनेंगे हैप्लॉइड, ठीक है, हो गया। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर मियोसिस नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा, होता है तो क्या फायदा है, देख लेते हैं। एक फायदा तो हमको पता है सर, कल ही आप शुरू में बताया था इवोल्यूशन। क्यों बताए थे, क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक चेंज, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, मतलब जीन में परिवर्तन आएगा, और जीन का परिवर्तन ही तो इवोल्यूशन है। हम पूरा का पूरा पढ़ाए एनिमल किंगडम, पढ़ाए ना, उसमें हम हर रोज लगभग 2-2.5 महीना चला था, हर रोज हम उसमें एक बार बोलते थे जैव विकास, जैव विकास, जैव विकास, इवोल्यूशन, जीन में परिवर्तन। तो भाई जीन में परिवर्तन तो इवोल्यूशन लेके आता है। और जीन में परिवर्तन होता कैसे, तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये कब होता है क्रॉसिंग ओवर, कब होता है, पेकाइटिन में, मियोसिस 1 का पेकाइटिन वाला, मियोसिस 1 का सुनिए, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 का जो 5 सब फेज है, LZPD², लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायगेनेसिस। तो पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, और वही क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, जेनेटिक को चेंज करता है और जीन में परिवर्तन लाता है। वही लिखा होगा, देख लेते हैं। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process, पहले तो वही कह दिया कि भैया ऐसा ना हो जाए कि अगर गैमेट्स भी रहेगा डिप्लॉयड तो पता चलेगा कि डिप्लॉयड प्लस डिप्लॉयड क्या हो गया, 2n + 2n मिल गया, 4n हो गया, फिर 4n से मिलेगा तो क्या हो जाएगा 8n, फिर 8n से मिलेगा क्या हो जाएगा 16n। देखिए तो 23 46, मतलब 46 और 46, मतलब सॉरी 46 और 46 क्या हो गया 92। अब 92 क्या हो जाएगा 184 कितना हो जाएगा 168। जी पाएगा ऑर्गेनिज्म, जी पाएगा। सेल पता है ना, ऐसा फटेगा एटम को फेल कर देगा, नहीं जी पाएगा ये। तो मियोसिस इसलिए जरूरी है। पहला काम तो ये हो गया कि भैया जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम को मेंटेन, क्रोमोसोम का संख्या को मेंटेन रखता है, स्टेब्लिश रखता है कि भैया तुम 46 हो ना, ह्यूमन 46 है ना, 46 ही रहोगे, चिंपांजी 48 वही रहोगे। It also increase the genetic variety in the population of organism from one generation to the next। मतलब वैरायटी को चेंज करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाता है, कोई एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, बताया था ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, समझात गुणसूत्र, वो क्या करता है चेंज कर देता है जेनेटिक मटेरियल को, इससे क्या होता है वेरिएशन आ जाता है। और वेरिएशन आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए व्हाट इज इवोल्यूशन, चेंजिंग आना, चेंज आना। चेंज कैसे आएगा, कैसे चेंज आएगा, तो चेंज आएगा इवोल्यूशन, चेंज आएगा जीन से, जीन कैसे बदलेगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगा। वही तो है इसका सिग्निफिकेंस, आया समझ में। मतलब टेक्निकली आपका सेल डिवीजन और सेल साइकिल यहां पे हुआ समाप्त, सेल डिवीजन और सेल साइकिल हुआ एंड। बताइए साथ लेकर चला इसका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, हैव यू एनी दिक्कत, नो एनी दिक्कत। तो यहां पे हुआ आपका मियोसिस खत्म, सेल डिवीजन साइकिल खत्म। मतलब हम लोग ये लॉकडाउन के अंतराल में सेल को खत्म किए अपने लेवल से,
अपना वो लेवल नहीं, स्कूल को अपने लेवल से, और सेल साइकिल सिलेबस खत्म किया अपने लेवल से। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, 15 लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स। इसके आगे तुम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स पढ़िएगा, या फिर अगर आप लोग को मन होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ने का, वही बोल सकते हैं, पढ़ा देंगे, हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा मन है कि पहले इसको खत्म कर लिया जाए। तो अगर इसको खत्म करने के बाद समझिएगा कि हम लोग साइंस नीट, अपना जो कोर्स है नीट का सिलेबस का, एक महत्वपूर्ण, एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म किए, किंगडम खत्म किए, साइकोलॉजी खत्म कर देंगे तो बहुत फिर बच क्या जाएगा, फिर बच जाएगा भाई जेनेटिक्स, और कुछ नहीं बचेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वही बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो खत्म हुआ, लेकिन ये खत्म तो हुआ, लेकिन सुनिए इसका होगा आप लोग का टेस्ट। सर क्या बोल दिए सर, बहुत भयंकर वाला बात आप बोल दिए सर। वो कुछ भयंकर नहीं है। कल हम क्लास तो नहीं चलेगा, क्योंकि एज यूजुअल एक क्लास, एक चैप्टर खत्म होगा, एक दिन तो रेस्ट रहता है ना। तो सुनिए क्या होगा, कल आपको हम 30 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ नीट का 30 साल पुराना क्वेश्चन, सेल, जो ऐसा क्वेश्चन जो सेल डिवीजन सेल साइकिल में पूछा गया है, ठीक है ना, मतलब पिछला 30 साल में सेल डिवीजन और सेल साइकिल से जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसका वो क्वेश्चन आपको हम ग्रुप पे डालेंगे। आप सबको 1 घंटा 15 मिनट के अंदर, 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर हमको बना के भेजना है, ठीक है। और फिर उसी क्वेश्चन को हम डील करवाएंगे परसों के क्लास में, आपका उसी क्वेश्चन को हम डील करवाएंगे। उसके बाद एक दिन रेस्ट करेंगे और फिर शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। आया बस बाबू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अड़चनें बहुत आएंगी लाइफ में, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना मना है। ये 2 साल लाइफ को चेंज कर देगा, या हाँ लाइफ को तो चेंज करेगा, लाइफ को तो बिल्कुल चेंज करेगा। यही 2 साल तो लाइफ को चेंज करता है, या तो संवार देगा या फिर बिगाड़ देगा, ठीक है ना। तो बाबू हमें संवरना है, ठीक है ना। हमको स्टेथोस्कोप से बहुत लगाव है, व्हाइट जर्सी माय फेवरेट कलर, बहुत प्यार है उससे, तो हमको वो चाहिए, नहीं हाउ चाहिए। एमबीबीएस का अपना सपना है, जाना ही है वहां, ठीक है ना। सो पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं, आया बात समझ में, ठीक है। तो काफी लंबा चला गया, ठीक है। तो बाबू जम के मेहनत कीजिए। आप लोग आज को लेक्चर को सुनने के बाद एक बार पूरा रिकॉल, पूरा सेल साइकिल सिलेबस को देख लीजिएगा, जो आप लोग नोट्स लिखे उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल होगा आपका टेस्ट। और देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेंगे, जो पिछला 30 साल से नीट एग्जाम में आ रहा है वही पूछेंगे, ठीक है। और मेहनत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहते हैं जी को जारने से जिंदगी संवरता है, और जी को जाड़ेगा तभी। याद रखिएगा, छोटा छोटा सेक्रीफाइस कीजिएगा ना तो वो बड़ा खुशी में कन्वर्ट होगा। जो छोटा छोटा खुशी को अगर सेक्रीफाइस कीजिएगा, मतलब जैसे कि छोटा खुशी का मतलब क्या, कहीं घूमने जाना, टीवी देखना, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना, अगर उस तरह का खुशी को सेक्रीफाइस कीजिए, यही छोटा खुशी है। हम खाना को सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं कह रहे, अच्छे से अच्छे जो आपका पसंदीदा खाना है वो खाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जो छोटा छोटा खुशी है ना, इसको सेक्रीफाइस कीजिएगा बाबू, तभी जिंदगी संवरेगा। हम बार बार कहते हैं जी को जानने से जिंदगी रोशन हो जाता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और कभी भी कोई बेरियर का सामना नहीं करना है। देखिए बेरियर तो मिलेगा, लाइफ है तो बेरियर तो मिलेगा ही, ठीक है ना, लेकिन उससे आगे बढ़ना है। वो बेरियर के कारण हमको रुकना नहीं है, ठीक है। बाबू मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में धन्यवाद।